मानव झा की अनोखी कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग यहाँ पर बात करेंगे आपके चैप्टर नंबर 10 बजटरी कंट्रोल के बारे में। जैसा कि मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताई हुई है, मैं फिर से दोहरा देता हूँ हर वीडियो की शुरुआत में कि सबसे पहले आपको आईसी स्टडी मटेरियल को करना है, आईसीआई के स्टडी मटेरियल को। उसके बाद स्टडी मटेरियल के चैप्टर इनमें समरी दी गई है वो करना है। फिर यहाँ पर थ्योरी क्वेश्चन जो मैंने आपको लिखे हैं इसका हिंट आंसर के साथ जो मैं आपको बताऊंगा ऐसे ही आपको नोट्स तैयार करने हैं, छोटे छोटे हिंट लिखने हैं। उसके बाद जहाँ तक बात करते हैं केस लॉज और आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन आंसर सेम वे में करना है। फिर आरटीपी, एमटीपी और पास्ट क्वेश्चन सब करने हैं। इतना आप कर लेते हो तो आपकी तैयारी परफेक्ट मानी जाएगी। यहाँ तक बात करते हैं कि स्टडी मटेरियल में मैंने आपको एक एक चीज़ें बताते वक्त में जो है ना वो आपको बोला है कि पॉइंट वगैरह सब मार्क करने के लिए कहाँ पे क्या आपको लिखना है वो आपको डिसाइड करना है। आप उसके लिए स्पेशली नोटबुक बनाते हो तो वो भी बात अलग है, आपके अपना खुद का सबका तरीका होता है, या स्टडी मटेरियल का आपने प्रिंट आउट लेकर रखा है और अकॉर्डिंगली आप उसमें पॉइंट सब लिखते चले जाते हो, ठीक है, तो भी आपके लिए वो काम की चीज़ है। अब जहाँ तक बात करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे बजटरी कंट्रोल के जो थ्योरी क्वेश्चंस के बारे में, क्योंकि ये वीडियो जो हम लोग यहाँ पर स्पेशली देखने के लिए जा रहे हैं वो आपका थ्योरी क्वेश्चन आंसर ये वाला कंसेप्ट हम देखने के लिए जा रहे हैं कि अब इस स्टेप पे हम लोग हैं। अब यहाँ पर हमारे जो पहले क्वेश्चन की शुरुआत होती है वो आती है आपकी राइट शॉर्ट नोट्स ऑन बजटरी कंट्रोल। आखिर ये बजटरी कंट्रोल क्या होता है, उस पर शॉर्ट नोट्स आपको लिखने के लिए अगर आता है तो आप क्या लिखते हो, ठीक है। तो यानी कि आपको पता है कि बजट का मतलब होता है रेवेन्यू एंड एक्सपेंस जो होता है किसी स्पेसिफिक पीरियड के लिए उसका आप डिटरमाइन करते हो, किसी फ्यूचर के स्पेसिफिक पीरियड के लिए क्या करते हो, एस्टिमेट करते हो। आपका क्या एस्टिमेट करते हो, रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर, उसके लिए बजट। और ये एस्टिमेट जो होता है वो पीरियडिक बेसिस पे आप री इवैल्यूएट भी करते हो, इसको क्या करते हो, री इवैल्यूएट करते हो, ठीक है। ऐसा अगर री इवैल्यूएट नहीं किया आपने तो फिर थोड़ी ना काम चलने वाला है। यानी कि अगर अंडर बजटिंग यहाँ पर क्या होता है आपका हो सकता है, या फिर ओवर बजटिंग हो सकता है अगर आपने बराबर से री इवैल्यूएट नहीं किया तो। यानी कि और ये जो आप इवैल्यूएट करते हो वो उसमें मुख्य चीजें देखते हो कि आपका बिजनेस का ऑब्जेक्टिव या गोल्स क्या है, यानी कि आपका ऑब्जेक्टिव गोल्स क्या है उसके हिसाब से आपको सारी चीजें बढ़नी पड़ती है धीरे धीरे करने के लिए। यानी कि बजटरी कंट्रोल में आप क्या करते हो, एक्चुअल परफॉर्मेंस विथ बजटेड परफॉर्मेंस का वेरिएंस निकालते हो, एक्चुअल वर्सेस बजट, इसका क्या करते हो, वेरिएंस आपने निकाला, ठीक है, वेरिएंस निकालते हो। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला स्टेप तो नंबर यही होगा कि बजट आपको क्रिएट करना पड़ेगा। यानी कि बजट को क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो बजट को कई कैटेगरी में बनाने पड़ेंगे। अब कई कैटेगरी में बनाने पड़ेंगे जिसमें एक प्रकार का कैटेगरी है आपका परफॉर्मेंस बजट, ठीक है। परफॉर्मेंस बजट जो है ना वो आपको डिटरमाइन करने पड़ेंगे। यानी कि आप केवल फाइनेंशियल गोल से नहीं होगा, आपको यहाँ पर क्या होता है कि आपको परफॉर्मेंस बजट पर भी ध्यान देना पड़ेगा। यानी कि आपका इसकी वजह से क्या होगा, परफॉर्मेंस बजट आपका परफेक्टली तैयार होगा, उस हिसाब से आपने चलने की कोशिश की तो अल्टीमेटली आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से भी जो ऑब्जेक्टिव है वो पूरा होगा और बाकी सारे ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो पूरे होंगे, क्योंकि अल्टीमेटली सेल्स बढ़ेगा, कस्टमर हैप्पी होंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ पर बात करते हैं। उसके बाद जैसे बजट क्रिएट कर लिया और उसके बाद क्रिएट करने के बाद क्या करना पड़ेगा, इसको कंपेयर, एनालिसिस और इंटरप्रेट करना पड़ेगा एक्चुअल परफॉर्मेंस से, ठीक है। तो बजट तो आपने पहले स्टेप की बजट तो स्टेप नंबर 1 की क्रिएट किया, क्रिएट। उसके बाद क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, परफॉर्मेंस से उसको इवैल्यूएट करेंगे, ठीक है। क्रिएट कर लिया बजट, उसके बाद जो है ना परफॉर्मेंस देखेंगे उसमें कि परफॉर्मेंस, एक्चुअल परफॉर्मेंस अब एक्चुअल हो गया। एक्चुअल परफॉर्मेंस के बारे में जानेंगे कि आपका क्या एक्चुअल परफॉर्मेंस है। मैनेजमेंट जो होता है उसके हिसाब से बजट रिपोर्ट आप बनाओगे। थर्ड स्टेप यहाँ पर क्या होगा, ये जो बजट रिपोर्ट बनाओगे, एक रिपोर्ट तैयार करोगे। और उसके बाद जहां तक बात करते हैं कि मैनेजर को इसी रिपोर्ट के बेसिस पर क्या करना है, मैनेजर मतलब टॉप मैनेजमेंट वगैरह को जो आपका अंडर परफॉर्मेंस होता है ऑपरेशन वगैरह का, ठीक है, उसको ठीक करना है। और फेवरेबल वन जो है उसको बेटर उसी को मेंटेन रखने की कोशिश करनी है जो फेवरेबल है। अनफेवरेबल को ठीक करना है। मैनेजर जो होता है अनफेवरेबल ऑपरेशन पर ज़्यादा फोकस करेगा, क्योंकि ये ऐसे एरिया हैं जो कि आपके बजट को टारगेट अचीव करने से क्या बोलते हैं, रोक सकते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं कि आपका रिपोर्ट तैयार करने से ही केवल काम चल जाएगा नहीं, उसके हिसाब से आपको एक्शन भी करना पड़ेगा। तो यानी कि यहाँ पर क्या करना पड़ता है कि मैनेजमेंट जो होता है कि जो पूरे एक ये जो रिपोर्ट के बेसिस पर जो होता है ना वो प्लान बनाता है, प्लान ऑफ एक्शन बनाता है, जो कि आपका एक्चुअल और बजटेड परफॉर्मेंस के इंटायर पीरियड को भी देखता है और एक स्पेसिफिक पीरियड पर भी देखता है। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं कि रिपोर्ट के आधार पर चौथा स्टेप में होगा, इसका मतलब सीधे सीधे आप बोल सकते हो कि करेक्शन करते हैं, करेक्ट करते हैं,
ठीक है। तो ये चीज़ें जो है ना आपको बहुत इजी लग रही होंगी, अभी नॉर्मल लग रहा होगा, लेकिन हो सकता है कि एग्जाम में आपको लिखने में प्रॉब्लम आ जाए। इसकी वजह से आप पॉइंट को जो है ना सोच के रखो कि क्या क्या है। बात बहुत आसान होता है, लेकिन जब आपको इसी को आंसर शीट में लिखना पड़ता है तो आपको समझ में नहीं आता रहता है कि कहाँ से शुरुआत करें, क्या लिखें। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं कि जो बजट कंट्रोल होगा उसका कुछ तो प्री रिक्विजिट होगा। प्री रिक्विजिट होगा। बजट बनाने के लिए आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा क्रिएट बजट। पहला स्टेप देखा क्रिएट बजट, तो क्रिएट बजट के लिए कुछ तो प्री रिक्विजिट होगा। तो यानी कि मैनेजमेंट जो होता है उसका एटीट्यूड, सीरियस एटीट्यूड होना चाहिए। एटीट्यूड ऑफ मैनेजमेंट, सबसे पहली बात आती है कि मैनेजमेंट का एटीट्यूड, ये तो पहला फोकस एरिया होगा कि आपका प्री रिक्विजिट होगा। उसके बाद बोलता है कि आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी सारे मैनेजर का क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए। रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर डिफाइन रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब आपको मैनेजमेंट में हायरार्की बनानी पड़ेगी, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं कि मैनेजमेंट का एटीट्यूड, पहली बात की वो बजट के प्रति उसका एटीट्यूड कैसा है, उसकी सोच कैसी है। उसके बाद रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्लियरली डिफाइन करनी पड़ेगी, नहीं तो तुम्हारा बजट बनाने का कोई फायदा नहीं होता है। उसके जहाँ तक बात करते हैं कि जो रिपोर्टिंग, ये जो रिपोर्टिंग का टारगेट करना पड़ेगा कि हर लेवल पे स्पेसिफिक रिपोर्ट होगा, जनरल रिपोर्ट नहीं, स्पेसिफिक होना चाहिए रिपोर्ट। ठीक है, इसका भी आपको प्रीरिक्विजिट को ध्यान देना पड़ेगा। और रिपोर्ट का पीरियड जो होता है, रिपोर्ट में ही दूसरी बात आती है कि इसका जो पीरियड होता है ना, पीरियड वो काफी शॉर्ट होना चाहिए। शॉर्ट पीरियड शॉर्ट होगा तो फिर आप जो है ना वो प्रीरिक्विजिट है ये बजट का, कि बजट का आप उसमें बताओगे कि हाँ आपको बराबर टाइम टू टाइम चेक करना है, यानी कि टाइमली आपको जो है ना वेरिएंस रिपोर्ट वगैरह सब तैयार करना है। ठीक है, और उसके बाद जो होगा वो आपका टारगेट जो होता है वो रिजनेबल होना चाहिए। बजट ऐसा वैसा नहीं होना चाहिए। एटीट्यूड ऑफ मैनेजमेंट, जो रिजनेबल टारगेट होना चाहिए। टारगेट जो होता है अगर आप बहुत ज्यादा रखोगे जो अचीवेबल ही नहीं है, जैसे आपने आज सोचा कि आप जो है ना पूरा जो SCMP है वो पूरा एक ही दिन में खत्म कर लोगे, तो अचीवेबल टारगेट नहीं है। अगर आपने प्लानिंग के साथ बजट बनाया, जो आपकी कैपेसिटी है, थोड़ा बहुत ही उछाल मारने का ट्राई किया, तो आप हो सकता है कि उसको अचीव कर लो। और जब अचीव करोगे तो अगले दिन आपका टारगेट फिर से जो है ना थोड़ा सा आप एक्सटेंड कर सकते हो। तो हो सकता है आज 1 चैप्टर किया तो कल 3 चैप्टर, 2 चैप्टर कर लिया। ठीक है, 1.5 चैप्टर कर लिया। तो इस तरह से करके आप बजट को धीरे धीरे टारगेटेबल बनाना चाहिए, मतलब अचीवेबल बनाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं कि जो रिपोर्टिंग टेक्निक जो होता है ना, वो लास्ट मिनट में जो है ना हैसल क्रिएट कर देगा। इसलिए जो रिपोर्ट की जो है ना टेक्निक, कलेक्ट टेक्निक वो भी डिफाइन होना चाहिए। कलेक्ट करने का जो ट्रिक्स होना चाहिए ना, ट्रिक्स बनाने का और कलेक्ट करने का, वो भी आपका डिफाइन होना चाहिए। टारगेट जो है ना इजी होना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं कि आपका जो करेक्टिव एक्शन जो होगा ना, टाइमली एक्शन रिक्वायर्ड है। केवल रिपोर्ट से तो होगा नहीं, टाइमली एक्शन, कौन एक्शन लेगा, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, ये सारी चीज़ें जरूरी है। तो अब तक हम लोगों ने क्या देखा कि बड़े ध्यान से जो है ना मेरी बात को सुनो। अगर आपने डिटेल में सुना होगा तो बहुत चीज़ें आपके दिमाग में, जहन में बैठ गई होगी। बजट का मतलब होता है आपका जो भी रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर होगा स्पेसिफिक फ्यूचर पीरियड टाइम में, उसको एस्टिमेट करना, उसको पीरियडिक बेसिस पे बराबर इवैल्यूएट करना पड़ता है। ठीक है, जो बजट में होता है फाइनेंशियल गोल एंड परफॉर्मेंस गोल को सेट किया जाता है। और बजट में आपने देखा कि सबसे पहला स्टेप होता है कि बजट को क्रिएट करना। क्रिएट करते वक्त में आपका बजट सिंपल होना चाहिए और वो आपके केवल फाइनेंशियल गोल को नहीं, बाकी ऑब्जेक्टिव को भी कंसिडर करना चाहिए। उसके जहाँ तक बात करते हैं कि आपका सेकंड होता है कि आप जो बजट बना लिया उसके बाद आपने क्या करना है कि उसको आपको एनालिसिस करना है प्रॉपर तरीके से, टाइम टू टाइम, यानी कि एक्चुअल परफॉर्मेंस से बजटेड परफॉर्मेंस को आपको चेक करना है। तो ये सेकंड नंबर स्टेप हो गया। उसके बाद क्या हो गया, रिपोर्टिंग। मैनेजमेंट जो होता है ना उसका रिपोर्टिंग करने का मैकेनिज्म होना चाहिए। रिपोर्ट के प्री रिक्वायरमेंट में ही आपने देखा कि रिपोर्ट जो होगा स्पेसिफिक रिपोर्ट होना चाहिए, उसका शॉर्ट टर्म पीरियड होना चाहिए और टारगेट जो है उसका अचीवेबल होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं कि करेक्ट, यानी कि आपका टाइमली एक्शन जो है वो होना चाहिए। ये बातें हमने देखी। और प्री रिक्विजिट में देखा कि मैनेजमेंट का एटीट्यूड पहला प्री रिक्विजिट था। रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी क्लियरली डिफाइन होनी चाहिए। उसके बाद बोलता है कि रिपोर्टिंग होना चाहिए स्पेसिफिक, रिपोर्टिंग पीरियड होना चाहिए कम, और रिपोर्टिंग पीरियड का जो वेरिएंस रिपोर्ट है वो टाइमली मिलना चाहिए और टाइमली एक्शन होना चाहिए रिपोर्ट के आधार पर। और बजट का टारगेट जो होता है रिजनेबल होना चाहिए और जो आपका रिपोर्ट को कलेक्ट करना भी हैसल फ्री होना चाहिए, लास्ट मिनट में वो प्रॉब्लम करने वाला ना हो। इसका मतलब यहाँ पर जो है ना प्री रिक्विजिट आपने देखा। उसके बाद आपको एक और आता है वर्ड लर्निंग ट्रिक। अब लर्निंग ट्रिक्स में क्या बात आती है, यानी कि बात करते हैं कि आपका 3 पॉइंट जो होता है यहाँ पर आप लर्निंग ट्रिक्स जो है ना ध्यान रख सकते हो बजट के लिए।
पहली बात जो होती है कि लर्निंग ट्रिक्स में 3 बातें आपको ध्यान रखनी है। बस आपको ये चीज़ जो है ना, बजट वाला जो सारी कहानी जो यहाँ पर अभी हमने डिस्कस की वो आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आपने फोकस किया किस चीज़ पर? टाइम पर। अगर आपको कुछ याद नहीं रहा तो आपको याद करना पड़ेगा टाइम पर। उसके बाद बात करते हैं कि आपका दूसरा फोकस किया आपने मैनेजर पर, मैनेजर की रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये बात बोला ना। उसके बाद तीसरा डिफाइन किया टारगेट पर। ये 3 वर्ड जो है ना आपको ध्यान देना है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर क्या बोलते हैं कि आपको टाइमली एक्शन होना चाहिए, टाइमली वेरिएंस रिपोर्टिंग होना चाहिए, टाइम पीरियड जो है ना, ये सब चीज़ों पर ध्यान देना है। मैनेजमेंट का सीरियस एटीट्यूड होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन करनी चाहिए, रिपोर्ट मैनेजमेंट स्पेसिफिक होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं कि आपका टारगेट पर भी पॉइंट आपने देखा, जो बजट जो है ना वो टारगेट पहले सेट करना है, उसको जो है ना अचीवेबल टारगेट होना चाहिए। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। तो आपने बजटरी कंट्रोल पे बहुत सारी हमने यहाँ पर चर्चाएं कर ली। उम्मीद करता हूँ कि ये टाइम देने से आपका क्या होगा कि ये कंसेप्ट जो है अभी तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो बजटरी कंट्रोल पे अब आप कुछ बातें लिखने के कैपेबल हो गए होंगे। एक्चुअली क्या होता है कि आप सबको कौन सा प्रॉब्लम है? गजनी प्रॉब्लम है, यानी कि कंसेप्ट को भूलने वाले हो। जब आप कंसेप्ट को भूलने वाले हो तो 2-3 तरीके होते हैं, बार बार रिवीजन करना, अलग अलग तरीके से पढ़ना। इसकी वजह से स्टडी मेटल में मैंने स्टडी मेटल के हिसाब से चीज़ें बताई हुई है। यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में चीज़ें बता रहा हूँ, ताकि हर तरीके का आप एक शॉट में जब एक साथ चीज़ें को समझते हो तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में वो चीज़ें याद होने लगती है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि अगला टॉपिक फीड बैक कंट्रोल एंड फीड फॉरवर्ड कंट्रोल। तो ये है आपका फीडबैक कंट्रोल और ये है आपका फीड फॉरवर्ड कंट्रोल। तो फीडबैक कंट्रोल जो होता है वो रिएक्टिव अप्रोच होता है, रिएक्टिव अप्रोच होता है, रिएक्टिव। तो रिएक्टिव अप्रोच का मतलब क्या कि आपको बच्चे कई प्रकार के होते हैं। एक होता है कि साइकिल का हैंडल छोड़ के चलाता है, ठीक है, लेकिन उसको मना करोगे वो नहीं छोड़ेगा, लेकिन उसके बाद जिस दिन वो गिरेगा उसका बहुत भयंकर चोट लगेगी तब वो जाके समझेगा। तो इसका मतलब वो उसके अकॉर्डिंगली रिएक्ट करता है, मतलब सारे आउटपुट निकलने के बाद वो अकॉर्डिंगली वो रिएक्ट करता है। मतलब आपको कर्म को समझना पड़ेगा और कर्म का रिएक्शन होता है तो उसको समझना पड़ेगा। जो लोग नहीं समझने का ट्राई करते हैं तो उसका क्या होगा, रिएक्शन डायरेक्टली उसको देखने को मिलेगा तो वो सुधारने की कोशिश करेंगे। यानी कि आपका फीडबैक मतलब होता है टेकिंग करेक्टिव एक्शन आफ्टर एरर हैज टेकन प्लेस। करेक्टिव एक्शन कब लेते हो? यहाँ पर रिएक्ट मतलब क्या, करेक्टिव एक्शन लेना, करेक्टिव एक्शन लेना। ये कब लेते हो? जब एरर हो जाता है, आफ्टर एरर। आफ्टर एरर जो है ना करेक्टिव एक्शन अगर आप लेते हो तो मतलब अब तो एरर हो गया। अब यहाँ पर बात करते हैं कि जब एरर हो गया तो पॉसिबल जो एरर का इफेक्ट होता है उसको इफेक्ट को आप रिड्यूस करने का ट्राई करते हो, क्योंकि गलती तो हो गई। अगर मान लो साइकिल से गिर गया, चोट तो लग गई, तो चोट को ठीक करने का कोशिश करता है, यानी कि वो काउंटर रिएक्शन होता है, ठीक है, चोट पर दवाई लगाना। यानी कि यहाँ पर जो वेज ऑफ कंट्रोलिंग एरर जो होता है, जो तरीके होते हैं कंट्रोल करने का, वो जो आपका फीडबैक कंट्रोल होता है, मतलब एरर होने के बाद ठीक करना। और एरर होने से पहले ही जो प्रिवेंटिव कंट्रोल टाइप का जो काम आप करते हो ना उसको बोलते हैं फीड फॉरवर्ड कंट्रोल। प्रिवेंटिव कंट्रोल टाइप का जो आप काम करते हो उसको बोलते हैं फीड फॉरवर्ड कंट्रोल। तो फीड फॉरवर्ड कंट्रोल क्या होता है? यहाँ पर बोलता है कि आप जो एक्शन लेते हो रिजल्ट फॉरकास्ट करके लेते हो, मतलब आप एस्टिमेशन का प्रयोग करते हो, यहाँ पर एस्टिमेट करते हो, एस्टिमेट द रिजल्ट कि ये करेंगे तो ये होगा, इसीलिए आज से हमको ये चीज़ छोड़ना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि अभी नेचर में बहुत सारा डिस्ट्रक्शन आ रहा है, अगर मान लीजिए कि फीड फॉरवर्ड कंट्रोल से सोचे तो नेचर को रिएक्ट करने से पहले ही सारे एक्शन ले ले ताकि वो प्रॉब्लम आए ही ना, तो उसको क्या बोलते हैं, फीड फॉरवर्ड कंट्रोल। तो यहाँ पर बोलता है कि कंट्रोल एक्शन जो होता है वो रिजल्ट फॉरकास्ट पर डिपेंड करता है। कंट्रोल एक्शन जो होता है यहाँ पर आप फॉरकास्ट करते हो, एस्टिमेट करते हो द रिजल्ट, ठीक है। उसके बाद जहां तक बात करते हैं कि जो आपका ये हो सकता है कि फॉरकास्ट जो होता है रिजल्ट, ये आपका बैड भी फॉरकास्ट कर सकते हो, एडवांस में आपको बैड जो आपके साथ बुरा होने वाला है अगर आप पहले ही समझ जाते हो तो फिर आप अभी से अच्छे कर्म करना चालू कर दोगे। यानी कि यहाँ पर बोलता है कि जो कंट्रोल एक्शन जो होता है वो एडवांस में लिया जाता है, बिफोर एक्चुअल रिजल्ट हैपन। तो बैड जो है ना बिफोर एक्चुअल रिजल्ट एक्शन आपको लेना जरूरी है, ठीक है। एक्शन आपको लेना जरूरी है कि कल के डेट में ये जो प्रॉब्लम आएगी, नेचर में ये जो प्रॉब्लम आएगी, उससे पहले एक्शन ले लो, एक्शन ले लो ताकि ये जो है ना वो प्रॉब्लम आए ही ना, इसकी कोशिश करो आप। इसको बोलते हैं कि फीडबैक कंट्रोल को आप पोस्ट एक्शन कंट्रोल बोल सकते हो साफ साफ, या प्रिवेंटिव कंट्रोल बोल सकते हो। तो सीधे शब्दों में ये है पोस्ट एक्शन या प्रिवेंटिव कंट्रोल, इसको आप बोल सकते हो प्रिवेंटिव कंट्रोल। आप यहाँ पर प्रिवेंट करने का ट्राई करते हो,
ठीक है। तो ये बात जो होता है ना कि आप ये प्रिमिटिव करने का ट्राई करते हो। ठीक है। अभी जैसे कि आजकल जो है ना आपका जो सेल्फ प्रिजर्व करते हैं बच्चा जब जब जन्म लेता है, तो इसका मतलब फ्यूचर में जो उसका कोई बॉडी का पार्ट वगैरह जो है वो अगर एक्टिव नहीं रहेगा या कुछ प्रॉब्लम आएगी तो उसके सेल्स से जो है ना उसको रिकवर किया जा सकता है। इसी की वजह से इसको फीड फॉरवर्ड कंट्रोल आप बोल सकते हो। ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ फीडबैक, फीडबैक कितने प्रकार के होते हैं। तो फीडबैक के प्रकार कई होते हैं। टाइप्स ऑफ फीडबैक में फीडबैक के प्रकार कई होते हैं। एक होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है नेगेटिव। तो फीडबैक के जो कितने भी टाइप्स हो सकते हैं, आप समझ सकते हो कि फीडबैक का होता है कि प्राइमरी फीडबैक और सेकेंडरी फीडबैक। ठीक है। तो ये भी टाइप होते हैं, एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। अगर अब आपसे सवाल कोई पूछता है कि प्राइमरी सेकेंडरी क्या होता है, अगर आपके सामने में ये सारा का सारा आंसर प्रेजेंट होता पहले से, तो शायद आप दिमाग उतना ज़्यादा नहीं चलाता आपका आइज। लेकिन अभी देखो एक एक पॉइंट टू पॉइंट जब आप समझ रहे हो तो समझने का ट्राई करो बड़े ध्यान से। तो यही साइकोलॉजी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर मैंने केवल बोला आपको कि हिंट आंसर थोड़ा थोड़ा करके मैं लिखूंगा। अब यहाँ पर बात करते हैं कि जो आपका पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है। जब रिजल्ट जो होता है वो अचीव हो जाएगा आपके अकॉर्डिंग टू प्लान और करेक्टिव एक्शन वहां पर लेने की जरूरत नहीं है, उसको आप पॉजिटिव फीडबैक बोलते हो, उसको पॉजिटिव फीडबैक बोलते हो। यानी कि सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है कि पॉजिटिव फीडबैक कंट्रोल में आपका मेन फोकस होता है कि आपका कंट्रोल सिस्टम जो होता है वो गलत इंफॉर्मेशन तो नहीं दे रहा है, कहीं आपके प्लान के हिसाब से क्या बोलते हैं सब कुछ जाने वाला है या नहीं जाने वाला है, ये आपको पहले डिटरमाइन करना पड़ता है। एज पर प्लान आपको लगता है कि एज पर प्लान सब कुछ होने वाला है, यानी कि हमने जैसा सोचा उतना सेल कर पाएंगे, उतना इनकम कमा पाएंगे, उतना आगे बढ़ पाएंगे, तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक। तो जीवन में सिर्फ नेगेटिव होने से तो चलता नहीं है। आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप पॉजिटिव फीडबैक लेके चलोगे, ठीक है, कि भाई आपको अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छे पैसे मिलेंगे, तो पॉजिटिव सोच के साथ आप प्लान करोगे और रिजल्ट आपका होने वाला है गारंटेड। तो ये पॉजिटिव फीडबैक हो गया। नेगेटिव फीडबैक क्या होता है, प्रैक्टिकली क्या होता है कि बहुत सारे नेगेटिव रिजल्ट को भी थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करना जरूरी होना चाहिए। कैलकुलेटिव नेगेटिव का मतलब ये नहीं कि फ्रस्ट्रेशन में आ जाना चाहिए, लेकिन सोचना चाहिए कि बैकअप प्लान बनाना या फिर दिमाग लगाना कि हाँ इस चीज़ को मेरे को अगर ये ज़्यादा ज़्यादा ये प्रॉब्लम होगी तो हमको कैसे सॉल्व करना है। तो बिजनेस में ऐसा क्या होता है कि कल की डेट में अगर आप सेल कर देते हो, कल की डेट में अगर आप जो सेल आउट करने का ट्राई करते हो और उतना सेल आउट नहीं होता है, तो उतना सेल नहीं होता है तो क्या होगा। ठीक है। तो क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं उसके बारे में आप सोचोगे कि क्या क्या फैक्टर्स ऐसे हो सकते हैं कि उतना सेल ना हो। उस फैक्टर को आप रेक्टिफाई करने का कोशिश करोगे, अकॉर्डिंगली प्लान ऑफ एक्शन लेने का कोशिश करोगे। जैसे कि मान लीजिए कि गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज हो जाएगी, अगर मान लीजिए कि गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज हो जाएगी, इसका आपको अंदाजा लगाना पड़ेगा कि क्या इस स्थिति पे गवर्नमेंट कुछ बात करी, कुछ डिस्कशन हो रहा है, कोई मीटिंग हो रहा है क्या, कोई पॉलिसी को अडॉप्ट करने के लिए कर रहे हैं क्या। तो हर एक चीज़ों का आपको फैक्टर को कंसिडर करना है। यानी कि जब रिजल्ट जो होता है वो अकॉर्डिंग टू प्लान आप नहीं अचीव करते हो और जहां पर करेक्टिव एक्शन रिक्वायर्ड होता है उसको नेगेटिव फीडबैक बोलते हैं। नेगेटिव फीडबैक उसी को बोलते हैं, क्योंकि एक्चुअल रिजल्ट जो होता है वो प्लान रिजल्ट से वैरी कर सकता है। ये आपको ध्यान देना है और इसकी वजह से आपको क्या करना पड़ेगा, अपने सिस्टम में कुछ ऐसे प्रोसीजर लगाने पड़ेंगे ताकि आपका परफॉर्मेंस जो है ना टारगेट को अचीव करने के लायक बना रहे। और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। नेगेटिव जो फीडबैक होता है उसको कंट्रोल करना कंटिन्यूअस प्रोसेस है, यानी कि नॉट एज पर प्लान जब की बात आती होगी ना, एज पर प्लान, तो उसको आप बोलोगे नेगेटिव फीडबैक। उसके बाद प्राइमरी फीडबैक किसको बोलोगे, जहां पर बहुत सारे जो आपका प्राइमरी फीडबैक में यहाँ पर क्या होता है कि जहां पर वेरिएंस जो होता है वो क्या होता है, एक्चुअल प्लान रिजल्ट का स्मॉल होता है और वो डिविएशन जो होता है इजीली आप उसको करेक्ट कर सकते हो। ठीक है, करेक्ट कर सकते हो, उसको प्राइमरी फीडबैक बोल सकते हैं। और ये जो करेक्ट करना आपकी जरूरत नहीं है, वो लोअर मैनेजमेंट भी करेक्ट कर सकता है, लोअर मैनेजमेंट भी करेक्ट कर सकता है। इसको प्राइमरी बोलते हैं, लोअर मैनेजमेंट कैन करेक्ट। अब लोअर मैनेजमेंट करेक्ट कर सकता है तो उसको प्राइमरी फीडबैक बोलते हैं। यानी कि यहां पर बात करते हैं कि ये जो प्राइमरी फीडबैक होता है वो उसका इंफॉर्मेशन हायर मैनेजमेंट तक जाता भी नहीं है, वो लोग लोअर लेवल पे ही निपट लेते हैं। छोटी मोटी समस्याएं आती हैं वो उसको देख लेते हैं, उसको मैनेज कर लेते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं प्राइमरी फीडबैक। अब सेकेंडरी फीडबैक किसको बोलते हैं, जहां पर वेरिएंस जो होता है एक्चुअल और प्लान रिजल्ट का लार्ज डिफरेंस होता है, मतलब यहां पर डिविएशन वेरी लो और वेरी लो डिविएशन। ये आपको पॉसिबल है कि आपका डिविएट जो करेगा ना स्टैंडर्ड और एक्चुअल को, ठीक है, जो आपने प्लान किया है उसका और जो एक्चुअल होगा वो बहुत लो होगा। लेकिन आपको लगता है कि वेरिएंस जो होता है एक्चुअल और प्लान का जो होना चाहिए वो
जो है लार्ज होगा, लार्ज वेरिएंस, कुछ मेजर एक्शन लेने की इसके लिए ज़रूरत है। तो यहाँ पर ये जो रिपोर्टिंग होता है वो सेकेंडरी वाला किसके पास जाना चाहिए, वो डायरेक्टली टॉप मैनेजमेंट के पास जाना चाहिए, इसलिए इसको सेकेंडरी फीडबैक बोलते हैं। इन्फॉर्मेशन जो होता है हायर मैनेजमेंट जो होता है उस तक जाएगा, तब जाके वो उसको करेक्ट करेगा, रिवाइज करेगा या अकॉर्डिंगली एक्शन लेगा। तो आपने समझा कि पॉजिटिव, नेगेटिव और प्राइमरी और सेकेंडरी फीडबैक किसको बोला जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक की बातें आपको समझ में आई होगी और छोटे छोटे जो कीवर्ड्स होंगे, जहाँ जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, उस तरह की बातें जो है ना आप नोट डाउन कर रहे होगे कहीं ना कहीं पर। ठीक है, तब जाके आपको चीज़ें और भी क्लियर हो जाएंगी। अभी हम लोग बात करते हैं कि कंट्रोल रिपोर्ट का पर शॉर्ट नोट्स अपने को लिखने के लिए बोलता है कि कंट्रोल रिपोर्ट होता क्या है। तो कंट्रोल रिपोर्ट जो होता है एक प्रकार का रिपोर्ट कार्ड होता है। कंट्रोल रिपोर्ट एक प्रकार का रिपोर्ट कार्ड होता है। तो जैसे आप रिपोर्ट कार्ड होता है, एक तरह से होता है ना कि स्कूल में जब आप जो रिटन टेस्ट वगैरह देते थे, इंटरनल एग्जाम देते थे, उस पर उसको बोलेंगे आप क्या, उस रिपोर्ट को आने के बाद उसको क्या बोलते थे आप, रिपोर्ट कार्ड। यानी कि वो एक प्रकार का कंट्रोल रिपोर्ट होता है, एक्चुअल परफॉर्मेंस एज कंपेयर टू बजट परफॉर्मेंस। ठीक है, तो जो रिपोर्ट कार्ड होता है किस पर, एक्चुअल और वर्सेस बजट पर रिपोर्ट निकाला जाता है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि ये एक प्रकार का फीडबैक कंट्रोल सिस्टम का पार्ट होता है। इसको फीडबैक रिपोर्ट भी बोला जाता है। रिपोर्ट कार्ड को ही, इसी कंट्रोल रिपोर्ट को आप फीडबैक रिपोर्ट बोल सकते हो, फीडबैक रिपोर्ट। और ये जो आपने फीडबैक और फीड फॉरवर्ड जो देखा है ना, उसका उसी का पार्ट होता है। उन दोनों में रिपोर्टिंग की जाती है, फीडबैक या फीड फॉरवर्ड हो। ठीक है, स्पेशली जो है यहाँ पर क्या बोलता है कि यहाँ पर आपका ये जो पार्ट होगा वो फीडबैक कंट्रोल का होगा। मतलब कंट्रोल रिपोर्ट में क्या होगा, फीडबैक कंट्रोल का ये पार्ट होता है मेन तौर पे। ठीक है, फीड फॉरवर्ड में उतना तवज्जो नहीं रखता है, फीडबैक में ज़्यादा तवज्जो रखता है। कंट्रोल रिपोर्ट जो होता है वो चेंज इन परफॉर्मेंस में, रिपोर्ट से परफॉर्मेंस में कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, रिपोर्ट से परफॉर्मेंस में कोई चेंज नहीं होता है। यहाँ पर बोलता है कि आपका फीडबैक रिपोर्ट में एक्चुअली क्या होता है। सबसे पहले फीडबैक रिपोर्ट जो होता है उसमें कुछ बातें होती हैं, जिसमें बोलता है कि आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या था और आपने पूरा कितना किया, एकम्प्लिश कितना किया और आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी था क्या। ये बात जो होता है रिपोर्ट में होता है कि तुमको इतना करना चाहिए था, तुमने इतना किया। रिपोर्ट जो होता है ये इमीडिएट मेड करने लायक होना चाहिए। इमीडिएट जो है ना, फटाक से जो है इस आदमी का परफॉर्मेंस बताओ, इसका रिपोर्ट कार्ड बताओ, तो आपको मिल जाता था। इसका मतलब रिपोर्ट जो होता है वो आपका ट्रेंड को डिस्क्लोज भी करना चाहिए, ट्रेंड कि पिछला परफॉर्मेंस इसका कितना था और इसने कितना इंप्रूवमेंट किया है, तो पिछला टेस्ट में इसका क्या मार्क्स आया था और अभी कितना मार्क्स है, तो ये ट्रेंड भी उसी रिपोर्ट कार्ड में होना चाहिए। फीडबैक रिपोर्ट जो होता है वो आपको वेरिएंस को डिस्क्लोज करना चाहिए, यानी कि गैप को, जो स्टैंडर्ड और एक्चुअल है उसको भी गैप को बताना चाहिए। और यहाँ की एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में होना चाहिए। फॉर्मेट सबका हर बार बदलना नहीं चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में होना चाहिए ताकि पिछले बार से आप कंपेयर कर पाओ। तो ये आपका होता है, आपका एक तरह से बोलो तो इसको कंट्रोल रिपोर्ट बोलते हैं। तो फीडबैक कंट्रोल रिपोर्ट जो होता है उसमें बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपने देखी। अब यहाँ पर बात करते हैं कि आपका 6 ब्रॉड अप्रोच होता है इम्प्लीमेंट करने का, किस चीज़ को, आपका प्रिवेंटिव मैनेजमेंट को मतलब फीडबैक कंट्रोल को इम्प्लीमेंट करने का बहुत सारा जो होता है ना अप्रोच होता है। तो अब मैं यहाँ पर जो है ना ये रिपोर्ट वाले को मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने देख लिया होगा और यहाँ पर जो जो कीवर्ड आपको नोट करने होंगे वो आपने कर लिया होगा। अभी फिलहाल हम लोग यहाँ पर जो है क्वेश्चन के रूप को थोड़ा बदलते हैं। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि अप्रोच टू इम्प्लीमेंट प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कंट्रोल, अप्रोच टू इम्प्लीमेंट प्रिवेंटिव मेंटेनेंस मैनेजमेंट कंट्रोल, सॉरी प्रिवेंटिव मैनेजमेंट कंट्रोल। अभी इसको अप्रोच करने का क्या क्या तरीका होता है प्रिवेंटिव मैनेजमेंट कंट्रोल का। प्रिवेंटिव मतलब क्या, फीड फॉरवर्ड। ठीक है, प्रिवेंटिव मतलब क्या, फीड फॉरवर्ड। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडिकेटर, यानी कि इंडिकेटर अप्रोच। ये अप्रोच फोकस करता है ऐसे इंडिकेटर पर जो कि आपको अर्ली वार्निंग देते हैं, आपको क्या बोलते हैं, फ्लैग करते हैं, फ्लैग झंडा दिखाते हैं। ठीक है, फ्लैग करते हैं, इंडिकेटर होते हैं, वार्निंग होते हैं, जो कि नेगेटिव वेरिएंस जो होता है होने से पहले ही आपको इंडिकेशन मिल जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब जो है नेगेटिव से इंडिकेशन मिल जाता है, वो अप्रोच अपनाओ। उसके बाद बात करते हैं कि कंटीजेंसी प्लान अप्रोच।
कंटीजेंसी प्लान में यहाँ पर क्या होता है कि एडवर्स वेरिएशन को आपको लड़ने की क्षमता डेवलप होती है। कंटीजेंसी प्लान, इसमें बिजनेस कंटीजेंसी प्लान वगैरह सब जो है ये सब होता है कि कंटीजेंसी हो जाएगी तो क्या करोगे, डिजास्टर आ जाएगा, तो ये सबसे ज़्यादा जापान वगैरह सब ये सब करते हैं, कंटीजेंसी प्लान करते रहते हैं, क्योंकि उनके यहाँ डिजास्टर वगैरह सब अक्सर जो है ना सामना करना पड़ जाता है। उसके बाद बोलता है कि ट्रेंड एनालिसिस, ये भी एक तरीका होता है अप्रोच टू इम्प्लीमेंट प्रिवेंटिव मैनेजमेंट कंट्रोल का, ट्रेंड एनालिसिस अप्रोच होता है तरीका। उसके बाद आपका एडेप्टिव मेंटेनेंस, उसके बाद जो है आपका पॉलिसी डायरेक्टिव। एडेप्टिव मेंटेनेंस मतलब अगर वाइबल ओवर आपका जो प्लान जो होता है उस वो वाइबल ओवर द समय के हिसाब से बदल सके, उतना रूम अभी ही करो, छोड़ो प्लानिंग के टाइम पे ही जो है ना उतना रूम छोड़ो कि आप अडॉप्ट कर सको उस समय के करंट वातावरण को। उसके बाद पॉलिसी डायरेक्टिव, यानी कि पॉलिसी रिटर्न में होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए और कम्युनिकेटेड होना चाहिए ये सब लोगों के बीच में जो मैनेजमेंट के लोग हैं। इसको बोलते हैं कि आप इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कंट्रोल के लिए इंडिकेटर और अप्रोच, उसके बाद कंटीजेंसी प्लान, ट्रेंड एनालिसिस, एडेप्टिव मेंटेनेंस और पॉलिसी, ये सारे तरीके अपना सकते हो जिससे प्रिवेंटिव मैनेजमेंट कंट्रोल का आप इम्प्लीमेंट कर पाओगे। ठीक है, तो उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं कि जो लिमिटेशंस होते हैं फीडबैक कंट्रोल के वो क्या होते हैं। जो आपका फीडबैक कंट्रोल होते हैं उसमें कुछ लिमिटेशंस भी होंगे, कि जो फीडबैक कंट्रोल होते हैं उसमें कुछ लिमिटेशंस भी होंगे। तो यानी कि बात करते हैं कि आपका सक्सेस इस पर डिपेंड करता है एरर डिटेक्ट करने पर, एरर डिटेक्शन। अगर आप एरर ही डिटेक्ट नहीं कर पाए तो फिर तो क्या होगा। उसके बाद बात करते हैं कि जो एरर डिटेक्शन उसको कंफर्म करना, उसमें फिर करेक्टिव एक्शन लेना, इसमें काफ़ी मेजर टाइम गैप हो जाता है, बिग टाइम गैप, ये बड़ा नेगेटिव फैक्टर है। ये एरर को डिटेक्ट करना और डिटेक्ट हो भी गया तो उसको ठीक करते करते बहुत देर हो गई। ठीक है, बहुत देर हो गई, तब तक वो बच नहीं पाया, ऐसा बोलते हैं ना, इसका मतलब अस्पताल आने में बहुत देर हो गई। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि बिग टाइम गैप का जो है ना खामियाना भुगतना पड़ सकता है। ये आपका लिमिटेशंस है। अब बात करते हैं कि ये जो आपका फीड फॉरवर्ड कंट्रोल होगा उसके बारे में हम लोगों ने देखा कि अप्रोच क्या होगा, इंडिकेटर अप्रोच, कंटीजेंसी अप्रोच। ठीक है, इसी को हमने प्रिवेंटिव मैनेजमेंट कंट्रोल का पूछा, तो ये भी आप लिखोगे और फीड फॉरवर्ड में भी यही लिखोगे। ट्रेंड एनालिसिस, एडेप्टिव मेंटेनेंस मैनेजमेंट और पॉलिसी जो है ना बनाकर सबको डिस्ट्रीब्यूट करना। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि सम गाइडलाइंस टू बी फॉलोड फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फीड फॉरवर्ड कंट्रोल, कुछ गाइडलाइंस। अब यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस भी आपको बताने हैं कि कुछ गाइडलाइंस बनाइए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कोई भी अप्रोच आप लगाते हो, इन सब अप्रोच में सबसे ज़्यादा मुख्य इंपॉर्टेंट हिस्सा क्या है, प्लान करना, प्लानिंग, यानी कि प्लान एनालिसिस करना मुख्य हिस्सा आपका, प्लान एनालिसिस। ये जो आपका जो फीड फॉरवर्ड कंट्रोल है उसमें आपका प्रॉपर प्लान एनालिसिस करना पड़ेगा, क्योंकि फ्यूचर में क्या क्या फैक्टर आपको परेशान कर सकते हैं आपके टारगेट को अचीव करने में, उन सारे फैक्टर का आप एनालिसिस करते हो, तो यानी कि प्रॉपर प्लान एनालिसिस करना पड़ेगा। इनपुट वेरिएबल जो होता है वो डिस्क्रिमिनेटेड होना चाहिए केयरफुली। ठीक है, यानी कि आपका सबसे पहले बात करते हैं कि जो इनपुट वेरिएबल सबसे पहले तो आइडेंटिफाइड होना चाहिए। सबसे पहले आपको क्या क्या वेरिएबल होते हैं वो आइडेंटिफाइड होना चाहिए। उसके उसको क्लासिफाई करना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेट करना पड़ेगा। तो ये चीज़ जो है ना सब अलग अलग होना चाहिए। जैसे कि इनपुट में आपको पता होता है कि आपको रॉ मटेरियल, लेबर, ठीक है, तो ये सारे चीज़ों का जो है ना आपको सबसे पहले बात करना पड़ेगा कि किन किन फैक्टर पे आपका प्रोडक्शन है कि उस समय का टारगेट आप पूरा ना कर पाओ, या कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे आप मार्केट में जो अचीव करना चाहते हो वो अचीव ना कर पाओ। वो सारे फैक्टर्स को आपको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना पड़ेगा। जैसे कि इनपुट के बारे में अलग स्टडी, उसके बाद जो है ना रॉ मटेरियल के बारे में अलग स्टडी, और उसके बाद लेबर के बारे में अलग स्टडी। ठीक है, और भी चीज़ें जो है ना छोटे छोटे फैक्टर्स आपको देखने पड़ेंगे कि अगर ये फैक्टर में ये चीज़ गड़बड़ हो जाएगा तो हम अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाएंगे। वो आपको आज ही सोचना है। वो प्लान एनालिसिस के बाद इनपुट वेरिएबल को आइडेंटिफाई करना, उसको क्लासीफाई करना, और उसको जो होता है वो आपका डिस्क्रिमिनेट करना, मतलब अलग अलग जो है ना अलग अलग तरीके से जो है ना वो डिस्क्रिमिनेट करना उसको। अब यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पर कंट्रोल जो होगा वो डायनेमिक होना चाहिए। यानी कि डायनेमिक मतलब क्या है, अकॉर्डिंग टू वातावरण एडेप्टेबल होना चाहिए, डायनेमिक। ये जो आप कंट्रोल लगा रहे हो ना फीड फॉरवर्ड, ये डायनेमिक होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर
एडेप्टिव अप्रोच, एडेप्टेबल होना चाहिए, मतलब बदलते वातावरण के साथ आप अडॉप्ट करने के लायक होने चाहिए। वो चेंज जो है ना आप एक्सेप्ट कर पाओ, उसको डायनेमिक बोलते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि डाटा ऑफ इनपुट वेरिएबल जो होता है वो डाटा आपको रेगुलर कलेक्ट करना है। डाटा ऑफ इनपुट वेरिएबल, ये जो इनपुट वेरिएबल की आपने अभी भी बात की, ये जो मेटेरियल की अभी बात की, वो यहां पर क्या बोलता है, दो बातें यहां पर बोलती है। मस्ट बी कलेक्टेड रेगुलरली, कलेक्ट और असेसमेंट करना है रेगुलर, ठीक है, रेगुलर करना है ये काम, रेगुलर। और ये जो वेरिएबल में कुछ चेंजेस आया तो आपका इफेक्ट देखो मार्केट पे पूरा पड़ जाएगा, आप ऑर्डर पे पूरा पड़ जाएगा, प्रोडक्शन पे पूरा पड़ जाएगा, सारी चीज़ों पे पड़ जाएगा। इसका मतलब एक्शन बिफोर इरर मस्ट इरर टेकन। तो एक्शन आपको इसी को एनालिसिस करके बिफोर इरर, ये आपका मेन मकसद है। ये सारे कुछ गाइडलाइंस है कि भाई साहब पहले आप प्लानिंग एनालिसिस करो, उसके बाद इनपुट वेरिएबल को आइडेंटिफाई करो। इनपुट वेरिएबल के बारे में और भी पॉइंट आते हैं, कलेक्ट करना और असेसमेंट करना। उसके बाद डायनेमिक कंट्रोल रखो और उसके बाद जो है एक्शन बिफोर इरर, ठीक है, इरर होने से पहले आपको एक्शन लेने की आवश्यकता होती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक की बात जो है ना आपको समझ में आई होगी। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे अगला क्वेश्चन की, जो बिहेवियरल एस्पेक्ट ऑफ बजटरी कंट्रोल आपको बताता है कि ये बिहेवियरल एस्पेक्ट ऑफ बजटरी कंट्रोल क्या होता है। इसके बारे में जब हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर बात करते हैं कि बिहेवियर कौन कैसा करेगा, ठीक है। बजटरी कंट्रोल जो होता है, कैसे एम्प्लॉय बजटरी कंट्रोल को देखेंगे, एम्प्लॉय की नज़रों में क्या होगा, एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना ये आपको सोचना है बिहेवियरल एस्पेक्ट को, कि एम्प्लॉय की नज़रों में क्या कैसे होगा। तो राइट शॉर्ट नोट्स ऑन बिहेवियरल एस्पेक्ट ऑफ बजटरी कंट्रोल। बिहेवियरल एस्पेक्ट ऑफ बजटरी कंट्रोल पे अगर आपको शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए बोला जाता है तो आप क्या लिखोगे, बजटरी कंट्रोल का एम होता है इवेल्युएट करना मैनेजर को और उसके बाद जो है ना उसको मोटिवेट रखना। अब यहाँ पर बात करते हैं कि आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कि बिहेवियर एस्पेक्ट का मतलब क्या, कि सबसे पहले मैनेजर पर आप ध्यान दोगे। मैनेजर जो है ना वो समझा कि नहीं समझा, मैनेजर उसको पॉजिटिव ले रहा है कि नहीं ले रहा है, इस बात को इवैल्यूएट करना। इवैल्यूएट किया आपने, मैनेजर क्या थिंकिंग रखता है ये चीज़, और उसके बाद उसको मोटिवेट किया कि भाई साहब ये जो बजटरी एस्पेक्ट है ना ये तुम्हारे और कंपनी के हित में है। मैनेजर जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होना चाहिए फैक्ट्री पर, ऐसे फैक्टर्स पर जो कि आपके कंट्रोलेबल नहीं हो, ठीक है। अब मैनेजमेंट को क्या लेना देना भाई, मेरे को क्या पता कि भाई जो है ना लेबर का रेट चेंज होने वाला है, फैक्टर्स, ठीक है। जिस फैक्टर पे अनकंट्रोल हो, अनकंट्रोलेबल फैक्टर, इसके लिए आप मैनेजर को रिस्पॉन्सिबल बिल्कुल मत ठहराओ, ठीक है। अब क्योंकि वो नहीं चाहता था कि ऐसा जो है वेरिएंस आए, उसके कंट्रोल में नहीं था, यानी कि आपका जिसके पास कंट्रोल नहीं, जिस फैक्टर पे कंट्रोल नहीं है उसके लिए मैनेजर को रिस्पॉन्सिबल मत ठहराओगे, ये उसको आप साबित कर दोगे, तब जाके वो क्या करेगा, उसका बिहेवियर जो है चेंज नहीं होगा। नहीं तो वो सोचेगा कि यार कल के डेट में अगर परफॉर्मेंस अचीव नहीं कर पाया तो ये सारा का सारा दोषारोपण तो मेरे को ही करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि मैनेजर को आपको एक्सेस चैलेंजिंग बजट मत दो। ये जो आपने उसको इवेल्युएट किया, मोटिवेट किया, अनकंट्रोलेबल फैक्टर जो है ना तुम रिस्पॉन्सिबल नहीं होगे। अब पहले से इतना ही से नहीं चलेगा कि अनकंट्रोलेबल फैक्टर पे तुम रिस्पॉन्सिबल नहीं होगे, इतना भी उसको वादा करना पड़ेगा कि जो बजट है ना वो अचीवेबल है, अचीव करने लायक है। वो अंदाज से हमने नहीं दिया है, वो अचीव करने लायक है। टारगेट जो होता है, टारगेट अचीवेबल है, इजी टारगेट है। ये चीज जो है ना उसको साबित करना पड़ेगा कि ये जो टारगेट जो है ना तुम कर सकते हो। टू चैलेंजिंग नहीं होना चाहिए, नॉट टू चैलेंजिंग, ये चीज ध्यान रखना है कि नॉट टू चैलेंजिंग। उसको आप एक तो टारगेट दे रहे हो, ऊपर से उसको चैलेंजिंग कर दोगे तो मैनेजर बेचारा परेशान हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको एम्प्लॉय मैनेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी बातें हमारी रुक कर रही है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि लॉन्ग टर्म गोल जो होता है वो बजट उस पर फोकस करेगा, ठीक है। और यहाँ पर शॉर्ट टर्म रिडक्शन वगैरह पे फोकस नहीं करेगा और नॉन फाइनेंशियल फैक्टर को भी कंसिडर करेगा। अब मेरे को ये बताओ कि आपको लॉन्ग टर्म गोल पर ध्यान देना है। कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन में डिफरेंस पड़ा था। कॉस्ट रिडक्शन करना है, कॉस्ट रिडक्शन यानी कि पर यूनिट कॉस्ट ऑफ रिडक्शन में यहाँ पर देखा जाता है, ये रियल एंड परमानेंट होता है। ये दो बातें जो है ना आपने देखी थी, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि कॉस्ट रिडक्शन पर ये फोकस करना पड़ेगा। बजट जो होता है वो लॉन्ग टर्म गोल ध्यान में रखकर, लॉन्ग टर्म गोल है इसका कॉस्ट रिडक्शन करना, ठीक है। और ये कॉस्ट रिडक्शन करने के लिए ये फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल फैक्टर दोनों को देखेगा, ठीक है। ये टेंडेंसी जो होता है वो आपको ध्यान में रखना है।
अब यहाँ पर बात करते हैं कि ये आपका क्या बोलते हैं, मैनेजर को ऐसा भी नहीं होना चाहिए, फील होना चाहिए कि भाई हम जो हैं तुम्हारे ऊपर कुछ एक्स्ट्रा दबाव देने वाले हैं। ऐसी टेंडेंसी नहीं होना चाहिए जो कि बजट के रिक्वायरमेंट को जो है ना वो पूरा ना करने का उसको रीजन मिले। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं कि कोऑर्डिनेशन प्रॉपर होना चाहिए। डिपार्टमेंटल मैनेजर जो होता है, जो कि प्रोसेस इनिशिएट करेगा उसका, यानी कि आपका जो प्रोडक्शन मैनेजर होगा वो लगातार जो है ना किसका मटेरियल पर जो ऑर्डर देगा, मटेरियल मिक्स पर, इन सब चीज़ों पे ध्यान देगा। सेल्स डिपार्टमेंट से और पहले पूछेगा तब जाके प्रोडक्शन करेगा। मतलब इन लोगों के बीच में आपस में कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए। ये भी फैक्टर है आपका। इवेल्युएट मोटिवेटेड होना चाहिए। उसके अलावा तो एक और फैसिलिटी दो इसको, कोऑर्डिनेशन करने का फैसिलिटी, कि इस तरह से जो है ना मैनेजमेंट का चेंज होना चाहिए जिससे कोऑर्डिनेशन वगैरह सब कर पाए। अब यहाँ पर बोलते हैं कि गोल जो होगा बजट का वो क्लियरली डिफाइन होना चाहिए। ठीक है, ताकि कंफ्यूज ना हो जाए इम्प्लीमेंट करने में। नॉट कंफ्यूजिंग, आपका गोल जो होता है गोल नॉट कंफ्यूजिंग, क्लियरली डिफाइन होना चाहिए। हर मैनेजर को पता होना चाहिए कि उसका गोल क्या है। ठीक है, अब वो बात करते हैं कि मैनेजर जो होता है उसको, जो ऐसा नहीं है कि आप गोल डिसाइड कर करके दोगे, उसको पावर देना चाहिए कि भाई तू अपना गोल खुद डिसाइड करो। ठीक है, और जो तुम बजट स्लैक जो होता है, यानी कि वेरी इजी अचीवेबल जो होता है ना टारगेट, ठीक है, वो टारगेट पर आपकी गलती ना होनी चाहिए। यानी कि उनका रिलैक्स एटीट्यूड होना चाहिए, रिलैक्स एटीट्यूड होना चाहिए जिससे वो अपने आप का जो बजट है उसको अचीव कर सके। ठीक है, टारगेट को अचीव कर सके। तो कुल मिला जुला के जो है ना आपने जितने भी चीज़ें देखी यहाँ पर बिहेवियरल एस्पेक्ट ऑफ बजटरी कंट्रोल में, वो क्या देखा, मैनेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा कि मैनेजर का जो है ना आपको बजट जो होता है मैनेजर के हिसाब से इवैल्यूएट होना चाहिए, और मैनेजर लोग मोटिवेटेड होना चाहिए, उनको कोऑर्डिनेशन की फैसिलिटी देनी चाहिए। अनकंट्रोलेबल फैक्टर के लिए हम तुमको जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे, तुम्हारा टारगेट इजी है और अचीवेबल है, टू चैलेंजिंग नहीं है। उसके बाद जो है ना कॉस्ट रिडक्शन पर फोकस करना चाहिए, और जो गोल होगा वो कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है ना बजटरी एस्पेक्ट में आपने देखी। अगर मैंने इतना डिटेल में इतना टाइम देके बड़े आराम से नहीं बताया तो फिर क्या होगा कि मे बी आपको याद ना हो। आप एक काम कर सकते हो कि अगर आप बहुत आराम से अगर आपको लग रहा है तो आप डबल स्पीड से आप इसको रन कर सकते हो। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हो तो वहाँ पर भी डबल स्पीड करने का ऑप्शन होता है, और अगर आप किसी प्लेयर में देख रहे हो तो वहाँ पर भी स्पीड को डबल ट्रिपल करने का ऑप्शन होता है। तो आपका जल्दी जल्दी भी कवर होगा और सारी बातें भी आप सुन लोगे, लेकिन स्किप करना अच्छा नहीं है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं कि इफेक्ट ऑफ बजट डिफिकल्टी ऑन परफॉर्मेंस। यहाँ पे अगर आपको बोलता है कि इफेक्ट ऑफ बजट डिफिकल्टी ऑन परफॉर्मेंस, तो इफेक्ट ऑफ डिफिकल्टी ऑन परफॉर्मेंस, अब डिफिकल्टी ऑन परफॉर्मेंस, ये बात को गौर करो। अगर ये क्वेश्चन आपसे आता है तो यानी कि आपका सबसे पहले करना है कि डिफिकल्टी ऑफ परफॉर्मेंस का मतलब क्या हो गया। परफॉर्मेंस किसका होता है, एम्प्लॉय का होता है। ऐसा ना हो कि बजट आपके एम्प्लॉय को डीमोटिवेट कर दे। ये एम्प्लॉय को डीमोटिवेट, नेगेटिव एम्प्लॉय ना ले, इसके लिए आपको बहुत प्लानिंग करनी पड़ती है। जैसे ही बजट सेट होगा परफॉर्मेंस टारगेट और एक्चुअल टारगेट को कंपेयर किया जाएगा। ठीक है, और टारगेट जो होता है वो आपका जैसे आपने सेट किया तो आप वेरिएंस एनालिसिस करोगे। यानी कि आप क्या करोगे, सबसे पहले जो होता है ना, सबसे ज्यादा यहां पर अगर जो डिविएशन आएगा, गैप आएगा, डिविएशन आएगा बजट और एक्चुअल में, तो इस पर सबसे ज्यादा बाद में आने पर प्रॉब्लम होने वाला है। ये सबसे ज्यादा आर्गुमेंट यहां पर होगा, आर्गुमेंट होगा यहां पे। अब जब सबसे ज्यादा तुम्हारा आर्गुमेंट होगा इस सिचुएशन में, तो डिफिकल्टी तो ऑटोमेटिकली अराइज होगी ही। ठीक है, डिफिकल्टी अराइज होगी ही। इसका मतलब जो होता है कि जो बजट आप जो बना रहे हो ना ऑर्गेनाइजेशन में, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि नेगेटिव एटीट्यूड को अवॉइड करना, अनड्यू प्रेशर और कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करना। इसलिए डिविएशन जो होगा ना, आर्गुमेंट ना हो। ठीक है, इसकी वजह से आपको 2-3 चीजें तो करनी पड़ेगी। सबसे पहले कि पॉजिटिव एटीट्यूड देना पड़ेगा, पॉजिटिव एटीट्यूड। तो अभी भी हम लोगों ने यहाँ पर क्या देखा था कि बिहेवियरल एस्पेक्ट में यही चीज देखी थी, पॉजिटिव एटीट्यूड, यानी कि आप साइकोलॉजी के साथ जो है ना खेल रहे हो। प्रेशर नहीं है, ये भी समझना पड़ेगा। और
कॉन्फ्लिक्ट का चांस ना हो। इसका मतलब जो आप जो बड़ी बड़ी कंपनीज देखते हो, गूगल देखते हो, फेसबुक देखते हो, उन लोगों ने एम्प्लॉय को अपनी सारी फैसिलिटीज दी हुई है कि तुमको जैसा कंफर्ट लगता है, तुमको नींद आती है तो सो जाओ, तुमको लेट के काम करना है तो लेट के काम करो। यानी कि आप गूगल कंपनी वगैरह सब में जो है ना पूरा कन्वीनियंट दिया गया है, तुमको जैसा ड्रेस कंफर्ट लगता है वैसा ड्रेस पहनो। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि एम्प्लॉय को डिमोटिवेट नहीं किया जाता है, उसको पॉजिटिव एटीट्यूड रखने की पूरी कोशिश की जाती है और तब उसको टारगेट दिया जाता है जिसको वो एक्सेप्ट करता है, बड़े शौक से पूरा करने की उसकी कोशिश करता है। ठीक है, बजट जो होता है उसके पास कोई भी मोटिवेशन इफेक्ट नहीं होगा अनलेस वो एक्सेप्टेड बाय मैनेजर होगा, यानी कि पर्सनल टारगेट की तरह उसको लेगा। ठीक है, तो आपका जो एम्प्लॉय है ना वो टेक एट एज पर्सनल टारगेट, वो बंदा आपका पर्सनल टारगेट की तरह लेगा तभी जाके आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, बजट जो होता है अगर एम्प्लॉय को मोटिवेट नहीं कर पाए तो वो उल्टा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। टारगेट एंड अचीवमेंट जो होता है दोनों इंटरडिपेंडेंट होता है। ठीक है, मोर डिमांडिंग टारगेट मतलब बेटर रिजल्ट आपका अचीव होगा। डिमांडिंग टारगेट होना चाहिए उनके हिसाब से, जो सर मेरे को इतना आज का टारगेट मेरे को ज्यादा दो, डिमांडिंग टारगेट इसको बोलते हैं, डिमांडिंग टारगेट होना चाहिए। ठीक है, यानी कि वो सब मोटिवेटेड होने चाहिए। डिमांडिंग टारगेट, डिमांडिंग बजट जो होता है ये वो ज्यादा रिलेवेंट होता है। ठीक है, यानी कि लेस डिफिकल्ट टारगेट मत दो, डिमांडिंग टारगेट दो। एक होता है कि कम डिफिकल्ट टारगेट दो, इजी मत दो, डिमांडिंग टारगेट दो, डिमांडिंग टारगेट दो। ठीक है, तो डिमांडिंग बजट जो होता है वो ज्यादा रिलेवेंट होता है लेस डिफिकल्ट टारगेट से ज्यादा है। लेकिन नेगेटिव एटीट्यूड जैसे ही पनप गया वैसे ही समस्या आ सकती है, इसलिए नेगेटिव एटीट्यूड जो है उसको नहीं पनपने देने का। ठीक है, अब यहां पर बात करते हैं कि एक्सेप्टेंस ऑफ बजट जो होता है वो आपका गुड और अपवर्ड कम्युनिकेशन के लिए मोटिवेट करेगा, मैनेजर को इनकरेज करेगा बजट को एक्सेप्ट करने के लिए। ठीक है, और रेगुलर इंटरेक्शन की आपको इसके लिए फैसिलिटीज देनी पड़ेगी तो वो डिमांडिंग बजट टारगेट जो है ना अच्छा रहेगा। कोऑर्डिनेशन, ये शब्द पे हमने गौर किया था कि कोऑर्डिनेशन बराबर होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो फिर समस्या आ जाएगी। अगर यहाँ पर बात करते हैं कि एक्चुअल रिजल्ट और परफॉर्मेंस जो है उसके वजह से आपको उसका स्ट्रेस बहुत ज़्यादा दोगे तो उस सिचुएशन में यहाँ पर क्या होगा, बजट आपका रिलेवेंट नहीं हो पाएगा। स्ट्रेस जो होगा वो परफॉर्मेंस जो है क्या बोलते हैं उसको ओवरकम करने के लिए, आपको जो उसके स्ट्रेस को ओवरकम करने के लिए परफॉर्मेंस उसके डिमांडिंग के हिसाब से देना चाहिए और कोऑर्डिनेशन प्रॉपर रखना चाहिए और उसको इवैल्यूएशन खुद लगातार करने के लिए देना चाहिए और बहुत सारी चीज़ों पर आपको ध्यान देना है। यानी कि टारगेट जो होता है वह इजीली अचीवेबल होना चाहिए। ठीक है, यानी कि उसके डिमांडिंग टारगेट दोगे तभी वो इजीली अचीवेबल होगा। ठीक है, अब डिमांडिंग टारगेट का मतलब ये नहीं हुआ कि ऐसे नालायक हो गए कि जो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं मेरे को तो इतना हल्का से दे दो बस, वो टाइम पास वाला भी सीन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर बात करते हैं कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन पार्टिसिपेशन इन बजट सेटिंग प्रोसेस। अगर आपसे ये पूछा गया सवाल कि पार्टिसिपेशन इन बजट सेटिंग प्रोसेस, बजट सेटिंग प्रोसेस में जो पार्टिसिपेशन होता है उस पर शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए तो दो टेक्निक्स होता है जो कि बजट बनाने के टाइम पर जो होता है वो टारगेट डिसाइड करने में काम आता है। ठीक है, एक बोलते हैं कि आप उसको टॉप डाउन और दूसरा बॉटम अप अप्रोच। टॉप डाउन और दूसरा बोलता है बॉटम अप अप्रोच। तो आपका पार्टिसिपेशन इन बजट सेटिंग प्रोसेस टॉप डाउन अप्रोच से बजट सेटिंग प्रोसेस होता है और बॉटम अप अप्रोच से होता है। यानी कि ये बोला गया है, टॉप डाउन अप्रोच को बोला गया इम्पोज्ड स्टाइल अप्रोच, और बॉटम अप अप्रोच को बोला गया है पार्टिसिपेटिव अप्रोच। तो एक होता है इम्पोज स्टाइल अप्रोच, दूसरा पार्टिसिपेटिव अप्रोच। अब ये टॉप डाउन अप्रोच क्या होता है? टॉप डाउन अप्रोच में आपका सबसे पहले, जिसको आप इम्पोज्ड स्टाइल अप्रोच भी बोलते हैं, इम्पोज किया गया स्टाइल, और यहाँ पर बॉटम अप में आपको क्या बोला गया, पार्टिसिपेटिव अप्रोच पूरा किया गया। तो पार्टिसिपेशन दो तरीके का होता है, पार्टिसिपेशन दो तरीके का होता है। या तो अगर मान लीजिए बोला गया कि आप ड्राइंग कंपटीशन में हिस्सा लो, तो आपको बोला जाएगा कि हिस्सा लेंगे तो वो पार्टिसिपेटिव अप्रोच से आपको पूछा जाता है। लेकिन एग्ज़ाम कंपलसरी आपको देना पड़ेगा, मतलब आप चाहो चाहे नहीं चाहो, उसके लिए आपको पूछा नहीं जाएगा, तो उसको बोलते हैं इम्पोज स्टाइल अप्रोच। तो टॉप डाउन अप्रोच और इम्पोज स्टाइल अप्रोच, ठीक है, ये चीज़ को हमको समझना है।
यानी कि बात करते हैं कि जो टॉप डाउन अप्रोच होता है इसमें बजट प्रिपेयर किया जाता है सेंट्रली। यहाँ पर बजट बनाने वाला कौन होता है? प्रिपेयर बाय टॉप मैनेजमेंट। ठीक है, टॉप मैनेजमेंट प्रिपेयर करता है और उसके बाद जो है ना एंड सबऑर्डिनेट करता है वो। ठीक है, लिटिल इन्फ्लुएंस ऑन बजट टारगेट जो है ना सबऑर्डिनेट से थोड़ा सा लिटिल इन्फ्लुएंस लेता है, सबऑर्डिनेट से थोड़ा बहुत। ठीक है, थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस लेता है। यानी कि बजट जो होता है कि आपका ऐसा बजट क्विकली बनता है और लेकिन उसमें रिस्क ज़्यादा होते हैं कि हो सकता है कि आप अचीव ना कर पाओ। ठीक है, टाइम कितना टाइम लगता है इस बजट को बनाने में? क्विक रिजल्ट गारंटी। तो यहाँ पर रिजल्ट गारंटी जो होती है ना उसमें रिस्क ज़्यादा होता है, रिस्क ज़्यादा होता है कि तुम बजट को पा पाओगे कि नहीं। यानी कि सीनियर मैनेजमेंट का कॉर्पोरेट प्लान, ठीक है, डिपार्टमेंटल मैनेजमेंट का प्लान, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएगी। यहाँ पर प्रोसेस क्या अपनाते हैं? सीनियर मैनेजमेंट कॉर्पोरेट प्लान और बनाते हैं और डिपार्टमेंटल मैनेजर के साथ कम्युनिकेट करते हैं और डिपार्टमेंटल मैनेजमेंट को उसको ऑब्जेक्ट को पूरा करने की पूरी कोशिश करनी पड़ेगी और अपने स्टाफ को कम्युनिकेट करना पड़ेगा और टारगेट को पूरा करना पड़ेगा। पर पार्टिसिपेटिव अप्रोच में क्या होता है? इस अप्रोच में सबऑर्डिनेट्स मैनेजर पार्टिसिपेट होता है अपना खुद का बजट बनाने के लिए और बजट आर रिव्यूड बाय टॉप मैनेजमेंट। यहाँ पर क्या होता है? प्रिपेयर्ड ही करता है सबऑर्डिनेट्स। रिव्यू यहाँ पर कोई रिव्यू करता है क्या? नहीं। और यहाँ पर रिव्यू करता है टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट यहाँ पर रिव्यू करेगा आपका। ठीक है, यहाँ पर रिव्यू करने वाला कौन होगा? टॉप मैनेजमेंट रिव्यू करेगा। अब यहाँ पर बात करते हैं कि सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है कि पार्टिसिपेशन सारे मैनेजर का यहाँ पर इन्वॉल्व होता है। ठीक है, पार्टिसिपेशन सारे मैनेजमेंट तो इन्वॉल्व होते ही, यहाँ पर टॉप वाले भी होते हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं कि सबसे पहले बात करते हैं कि इससे पता चलता है कि आपका जो मैनेजर होता है उसका ऑथराइजेशन वगैरह सब तो लेना यहाँ पर एक नॉर्मल प्रोसेस होता है, लेकिन कम ऑथराइजेशन पर चक्कर आएगा। ठीक है, तो यानी कि लेस ऑथराइजेशन। ठीक है, तो कम ऑथराइजेशन पर यहाँ पर आपको जरूरत पड़ेगा। तुम अपने हिसाब से डिसीजन लो, डिस्कस किया क्या, अच्छा चलो तुमने इतना यूनिट बनाना है क्या, उसको इतना इतना काम करना है क्या, इसको काम करने के लिए तुमको जो सुविधाएं चाहे मेरे को बता दो, मैं तुमको अरेंज करके दूंगा और उसके बाद तुम देख लो, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आएगा तो तुम अपने डील कर लेना, ऐसा करके उसको बोलते हैं। तो ये एटीट्यूड क्या बोलता है? ये एटीट्यूड कब होता है? पार्टिसिपेटिव अप्रोच में होता है। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं कि आपका क्या बोलते हैं दूसरा होता है कि एक ऐसा सिचुएशन भी यहाँ पर अराइज हो सकता है जहाँ पर लोगों का पार्टिसिपेशन कम हो और मशीन का पार्टिसिपेशन ज़्यादा हो। यानी कि टेक्नोलॉजी ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ किया जाता है। यानी कि आप उसमें क्या कर सकते हो कि क्या बोलते हैं एम्प्लॉय डिमोटिवेट तो होता है लेकिन उसको ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट उसका नहीं है। उसका इसमें वर्क सिचुएशन ऐसा होता है कि इसमें एम्प्लॉय डीमोटिवेट हो जाता है ऑटोमेटिकली। पार्टिसिपेटिव अप्रोच में भी डीमोटिवेट होने का चांस है। डीमोटिवेट व्हेन हाई मैकेनिकल प्रोसेस, चांस टू डीमोटिवेट, चांस। तो पार्टिसिपेटिव अप्रोच में हमेशा ऐसा नहीं कि खुश रहेगा, हमेशा तो खुश नहीं रख सकोगे आप, क्योंकि हो सकता है कि वो किसी वजह से डीमोटिवेट हो। और उसके बाद बात करते हैं कि क्या बोलते हैं अगर जो भी वो काम करता है इंडिविजुअल उस पर अगर किसी और का कंट्रोल है, जैसे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री बोलते हैं कि हमारा स्टेट यूनियन टेरिटरी होने की वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट का जो प्रेशर है वो हमको काम करने नहीं देता, ऐसा करके वो रीज़न बताते हैं। इसका मतलब वो बोलते हैं कि हमारा टारगेट तो खुद हमको डिसीजन देने के लिए तुमने बोल दिया, लेकिन कंट्रोल तो उल्टा तुम ही रखने का ट्राई कर रहे हो। ठीक है, अब जहाँ तक बात करते हैं कि जॉब डिफिकल्ट जो होता है थोड़ा कभी कभी हो सकता है अगर पार्टिसिपेशन लेस हुआ, जितना आपने सोचा था आपकी टीम ने उस हिसाब से रिस्पॉन्स नहीं किया, तो यानी कि टीम रिस्पॉन्स नहीं हुआ तो वो प्रॉब्लम हो सकता है। और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, हर तरह का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पे भी डिपेंड करता है ना, पार्टिसिपेटिव अप्रोच सूट करेगा कि नहीं करेगा। यानी कि कोई सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें पार्टिसिपेट जो है ना एम्प्लॉय का कम होता है, तो सेंट्रलाइज मैनेजमेंट ही सारे डिसीजन ले तो ज़्यादा बेटर है, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो ये बातें जो है ना आपने यहाँ पर जानी। अब यहाँ पर बात करते हैं कि जो पार्टिसिपेटिव अप्रोच का प्रोसेस में जो स्टाफ होता है वो डिसाइड करता है टारगेट और अपने डिपार्टमेंटल मैनेजर को कम्युनिकेट करता है, और डिपार्टमेंटल मैनेजर अकॉर्डिंगली क्या करेगा,
वो टॉप मैनेजमेंट को रिपोर्ट जमा करेगा कि भाई ये जो स्टाफ लोगों ने टारगेट डिसाइड किया है, डिपार्टमेंटल मैनेजर को दिया, डिपार्टमेंटल मैनेजर टॉप मैनेजमेंट को दिया, टॉप मैनेजमेंट या तो रिजेक्ट करेगा या एक्सेप्ट करेगा, या फिर उसको अगर थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करना है तो स्टाफ से कंसल्ट करेगा, मीटिंग करेगा और अकॉर्डिंगली जो है वो अकॉर्डिंगली पार्टिसिपेटिव अप्रोच से बजट तैयार होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि आपका टॉप डाउन अप्रोच और बॉटम अप्रोच पार्टिसिपेशन इन बजट सेटिंग प्रोसेस इसमें। अब बात करते हैं राइट डाउन द सर्कमस्टांसेस वे टॉप डाउन बजट सेटिंग इज प्रेफरेबल। कौन से ऐसे सिचुएशन होंगे जहाँ पर टॉप मैनेजमेंट को ही बोल दिया जाएगा कि भाई साहब तुम ही बजट बनाओ। ठीक है, कौन से ऐसे सिचुएशन होंगे वही आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पर बोलता है कि कई सारे लिमिटेशंस होते हैं पार्टिसिपेटिव अप्रोच में, यानी कि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, सबसे पूछो सब सोचेगा, स्टाफ को गोल पता नहीं होगा, स्टाफ का एक्सपीरियंस कम है, या बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो टॉप डाउन अप्रोच कई बार प्रेफरेबल हो जाता है। टॉप डाउन जो अप्रोच कब प्रेफरेबल होता है, जब पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स जो होता है वहाँ पर क्या बोलते हैं क्रिएट हो जाता है। यानी कि यहाँ पर ऐसा है कि सिचुएशन ऐसा है कि भाई ऑथराइजेशन के बिना हमको काम करना उचित ही नहीं है, ऑथराइजेशन रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो ऑथराइजेशन आपको टॉप मैनेजमेंट से जो है ना परमिशन लेके ही कुछ करना पड़ेगा। तो वहाँ पर बेटर है कि टॉप मैनेजमेंट ही अपना बजट बनाए, उसके हिसाब से ही वो टारगेट अचीवेबल होगा और हम उसको टारगेट को अचीव करेंगे, ऐसा एम्प्लॉय बोलेंगे। टॉप डाउन अप्रोच जो होता है कि आपका जहाँ पर आपका ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन प्रॉपर तरीके से नहीं, कोऑर्डिनेशन प्रॉपर तरीके से नहीं पॉसिबल है, ठीक है, यानी कि आपका परफॉर्मेंस का कोई कमिटमेंट नहीं मिलता है, पार्टिसिपेटिव अप्रोच होगा तो परफॉर्मेंस अच्छा हो ही जाएगा। मैनेजमेंट जो होता है वो सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस हो जाएगा अगर एक्चुअल रिजल्ट पूरा नहीं हुआ तो वहाँ पर उन्हीं के ऊपर छोड़ देते हैं। यानी कि आपका जो पार्टिसिपेशन जो होता है वो इंश्योर नहीं करता है कि परफॉर्मेंस होगा ही। तो नॉन परफॉर्मेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं होता है। अगला कौन तैयार नहीं होता है, तो लोअर मैनेजमेंट के लोग, स्टाफ लोग। तो यानी कि इस सिचुएशन में बोलता है कि चलो टॉप डाउन अप्रोच से ही बजट बनाने दो। तो जहाँ पर ऑथराइजेशन ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है या जहाँ पर जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लोग नॉन परफॉर्मेंस का लेने को तैयार नहीं है, टॉप डाउन अप्रोच प्रिफरेबल होता है जहाँ पर प्रोसेस यूज इन ऑर्गेनाइजेशन फिक्स्ड होता है। यानी कि प्रोसेस जो होता है वो फिक्स्ड है, स्टेबल इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप है, स्टेबल इनपुट आउटपुट रिलेशन। यहाँ पर एम्प्लॉय के ऊपर कुछ नहीं निर्भर करता है, इनपुट आउटपुट के ऊपर निर्भर करता है। जैसे कि कोका कोला कंपनी में कितना कोल्ड ड्रिंक बनेगा, ठीक है, वो चीज़ इनपुट आउटपुट रिलेशन पर डिपेंड करता है। तो यानी कि स्टेबल स्ट्रक्चर होता है उनका, स्टेबल स्ट्रक्चर होता है यहाँ पर। यानी कि तो वहाँ पर टॉप डाउन अप्रोच ही सही रहेगा, वहाँ पर टॉप मैनेजमेंट ही डिसाइड करेगी कितना प्रोडक्शन करना है, कितना मार्केटिंग करना है, वगैरह वगैरह सारी चीज़ आप हैं डिसाइड करें, क्योंकि उनको पता है कि भाई सर्दी में कितना भी ऐड करेंगे कोल्ड ड्रिंक नहीं बिकने वाला ज़्यादा, ठीक है, और गर्मी में बिकने वाला। तो ये स्टेबल इनपुट आउटपुट रिलेशन है उनका। उसके बाद जहाँ तक बात करते हैं कि टॉप डाउन अप्रोच प्रेफरेबल जो होता है जहाँ पर होमोजेनियस प्रोडक्ट बनाता है ऑर्गेनाइजेशन, होमोजेनियस प्रोडक्ट एक ही तरह का प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है, वो मल्टीपल टाइप के प्रोडक्ट नहीं बनाता है, तो वहाँ पर प्रेफरेबल होगा सिमिलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस। ठीक है, ये बात आती है यहाँ पर। तो उस सिचुएशन में आपका टॉप डाउन बजट प्रेफरेबल होता है। सबसे पहले जहाँ पर ज़्यादा ऑथराइजेशन रिक्वायर्ड होता है, यहाँ पर नॉन परफॉर्मेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है, स्टेबल इनपुट आउटपुट रिलेशन है और सिमिलर प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया जाता है। तो ये सब सिचुएशन में आपका सबसे जो है ना टॉप डाउन अप्रोच जो है कारगर सिद्ध होगा। फिर बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। ये बोलता है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन यूज ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इन परफॉर्मेंस इवेल्युएशन। अब आप क्या अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल कैसे करोगे परफॉर्मेंस इवेल्युएशन के लिए, ये बात पूछता है। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करना किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करना, परफॉर्मेंस इवेल्युएशन के लिए इस्तेमाल करना। बड़ी ताज्जुब की बात है कि अगर मान लीजिए कि आपका अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन पर आपको फोकस, यहाँ पर क्या बोलता है, इन्फॉर्मेशन इन परफॉर्मेंस इवेल्युएशन, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने में इस्तेमाल करते हो। इसका मतलब कॉस्ट इनकम वगैरह सब कैसे डिटरमाइन करोगे। जो आपका बजट होगा या फिर आपका प्रॉफिट का होगा वो क्वांटिफाई होगा, अमाउंट के टर्म में आप बताओगे बजट प्रॉफिट, ठीक है। और एक और स्टाइल होता है कि बजट और प्रॉफिट से हिसाब से नहीं आप सोचते थे, नॉन अकाउंटिंग को भी देखते थे, नॉन अकाउंटिंग डाटा को भी कंसिडर करते थे। लेकिन यहाँ पर बोला गया है कि आपका क्या बोलते हैं बजट जो होता है वो आपका किसके हिसाब से किया जाएगा, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के हिसाब से किया जाएगा।
मैनेजर को होगा यहाँ पर बजट के केस में, यहाँ पर मैनेजर को क्या होगा कि मैनेजर इवेल्युएट करेगा एबिलिटी को, बजट अचीव करने के लायक है कि नहीं शॉर्ट टर्म में, और उसके बाद जो है ना पुअर रिजल्ट को जो है ना क्रिटिसाइज करेगा। यहाँ पर बोलता है कि जॉब क्रिएट करने का अगर उसको प्रेशर है, ठीक है, या फिर अगर मान लीजिए कि मैनेजर को आपने प्रेशर दिया कि शॉर्ट टर्म डिसीजन लेना है, कम खर्चे में आपको ज़्यादा प्रॉफिट करके दिखाना है, पुअर वर्किंग जो होता है उसका रिलेशन बनेगा लास्ट में कलीग के साथ, और डेटा को मैनिपुलेशन करने का ट्राई करेंगे, तो ये सब चीज़ें नहीं करनी है प्रेशर वगैरह देके। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से भी डेटा से उसको दबाव नहीं डालना है, नहीं तो उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होगा कि आज पिछले साल 20 लाख का सेल हुआ था, इस साल तुम 80 लाख का सेल करो, ऐसा जो टारगेट दोगे, और शॉर्ट टर्म में करो, कम खर्चे में करो। ठीक है, और उसकी वजह से जो है ना बहुत सारे खामियाजा ना भुगतने पड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये बोला गया है कि आपका बजट जो परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करते हैं वो कई तरीके से करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो कि आपका 1976 में ही बोला गया था कि 3 तरीके से जो होता है ना आप बजट परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन कर सकते हो। पहला बोलता है बजट कंस्ट्रेंट स्टाइल, और दूसरा बोलता है कि प्रॉफिट कॉन्शियस स्टाइल। ये आपका जो कंस्ट्रेंट होता है ना, बहुत सारे कंस्ट्रेंट ऐसे होते हैं जिसको अचीव करने में आपको बाधा पहुँचाते हैं, और नॉन अकाउंटिंग स्टाइल। 3 तरीके से जो है ना आप इवैल्यूएशन कर सकते हो। ये बात यहाँ पर आपके स्टडी मटेरियल के हिसाब से बताई गई। तो बजट जो होता है ना कंस्ट्रेंट स्टाइल, उसके बाद प्रॉफिट कॉन्शियस स्टाइल, और उसके बाद नॉन अकाउंटिंग स्टाइल। ये 3 पॉइंट जो है ना इसके हिसाब से इसके इर्द गिर्द आपका जो है ना वो आपका ध्यान ये आपको देना है। तो बजट कंस्ट्रेंट स्टाइल में क्या होता है, सबसे पहले कॉस्ट सेंटर डिटरमाइन करते हो, यानी कि मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हो, मैनेजर को बोलते हो कि तुम इसको अचीव कर सकते हो क्या शॉर्ट टर्म में, और उसके बाद जो है ना लास्ट में क्या होता है कि अल्टीमेट उसका रिजल्ट ये ना हो जाए कि पुअर रिजल्ट हो जाए, ये बात आप एनालिसिस करते हो। उसमें क्या होता है बजट कंस्ट्रेंट में, उसके कंस्ट्रेंट पर आप ध्यान देते हो कि क्या क्या इनका कंस्ट्रेंट है जो टारगेट को अचीव करने से इनको रोकेगा, और उसके बाद उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट कर देते हो, और प्रेशर क्रिएट करने के बाद बोलते हो कि तुमको कम समय में और कम खर्चे में ही इस टारगेट को अचीव करना है, और उसका जो है ना वर्किंग रिलेशन भी एस्टेब्लिश नहीं होता है कलीग वगैरह के साथ, इसलिए वो डाटा मैनिपुलेशन का ट्राई करता है, तो अल्टीमेटली जो है ना उसका नेगेटिव इफेक्ट हो जाता है। ठीक है, ये सारी बातें जो मैं आपको बताता हूँ स्टडी मटेरियल से बताता हूँ, लेकिन दूसरे तरीके से लैंग्वेज मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ इजी करने के लिए। तो फिर आपको स्टडी मटेरियल से जब आप उसी चीज़ को पढ़ते हो तो आपको एक एक बातें ध्यान में आएगी और समझ में भी आएगी। उसके बाद आप जहाँ तक बात करते हैं कि प्रॉफिट कॉन्शियस स्टाइल, दूसरा स्टाइल तरीका होता है कि मैनेजर जो होता है प्रॉफिट कॉन्शियस स्टाइल पर, यानी कि मैनेजर को यहाँ पर इवैल्यूएट करने के लिए बोला जाता है, एबिलिटी जो उसकी क्या होती है मैनेजर को ही एवेल्युएट करते हो। ठीक है, परफॉर्मेंस ऑफ द कॉस्ट सेंटर हेड इज लिंक्ड विद द एबिलिटी टू इंक्रीज द जनरल इफेक्टिवनेस, यानी कि कॉस्ट सेंटर में आप बांटो, अभी भी मैनेजमेंट को किसी मैनेजर को रिस्पॉन्सिबल करो, कॉस्ट सेंटर में बांटो और उस कॉस्ट सेंटर की जिम्मेदारी उसको दो, लेकिन एबिलिटी उसकी एबिलिटी पर जो है ना निर्धारित करो। मैनेजर जो होता है उसको इवैल्यूएट किया जाता है उसकी क्षमता पर कि तुम कॉस्ट सेंटर बांटकर क्या कॉस्ट रिड्यूस कर सकते हो, प्रॉफिट इंक्रीज कर सकते हो, लॉन्ग टर्म में उनको ये चीज़ मौका दिया जाता है। मैनेजर उसके बाद अलाउ किया जाता है कि बजटरी लिमिट से जो होता है वो आप एक्सीड कर सकते हो थोड़ा बहुत। ठीक है, लॉन्ग टर्म प्रॉफिट अगर आपको दिखता है तो ऐसे स्टाइल को आप बोलते हो प्रॉफिट कॉन्शियस स्टाइल, मतलब प्रॉफिट बनाना ही उनका मेन मकसद होता है। ये स्टाइल जो होता है वो बिहेवियरल एस्पेक्ट को फॉलो करता है, यानी कि इसमें कम जॉब रिलेटेड प्रेशर होता है। ये बिहेवियरल उनका जो है ना बिहेवियर में कॉन्शियस स्टाइल, उनको फैक्टर जो है ना बजट कंस्ट्रेंट स्टाइल थोड़ा सा नेगेटिव वे में था कि आपको जबरदस्ती दबाव दिया जाता था, लेकिन आपका प्रॉफिट कॉन्शियस स्टाइल उतना दबाव नहीं दे रहा आपको। ये बोलता है कि लेस जॉब रिलेटेड प्रेशर और बेटर वर्किंग रिलेशन कलीग के साथ होता है और डाटा को मैनिपुलेट करने का चांस कम होता है। और तीसरा स्टाइल होता है नॉन अकाउंटिंग स्टाइल। नॉन अकाउंटिंग स्टाइल में क्या बोलता है, मैनेजर जो होता है वो इवैल्यूएट करता है नॉन अकाउंटिंग परफॉर्मेंस पर मेनली, मैनेजर इवैल्यूएट करता है नॉन अकाउंटिंग परफॉर्मेंस पर मेनली, और इंडिकेटर जो होता है वो क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट और कस्टमर सेटिस्फैक्शन आपका मेन इंडिकेटर होता है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी और कस्टमर सेटिस्फैक्शन, ये नॉन अकाउंटिंग डाटा है, उस पर फोकस किया जाता है। ये स्टाइल जो होता है वो बिहेवियरल एस्पेक्ट से अकॉर्डिंगली जो है ना
वो फॉलो किया जाता है, यानी कि उसके बिहेवियर पर भी ध्यान दिया जाता है। ये आपका प्रॉफिट कॉन्शियस स्टाइल की तरह सिमिलर होता है, लेकिन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन पर ये सेम इसकी तरह होता है, लेकिन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन पर उतना फोकस नहीं करता है, नॉन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन पर ही ये फोकस करता है। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं कि एक समरी करके दिया गया है। यहाँ पर बोलता है कि इन्वॉल्वमेंट विथ कॉस्ट, तो बजट कंस्टेंट और प्रॉफिट जो है ना कॉन्शियस स्टाइल पे जाओगे तो कॉस्ट का इन्वॉल्वमेंट उसमें ज़्यादा होगा। ठीक है, उसके बाद जॉब रिलेटेड टेंशन जो होता है ना, वो आपका क्या बोलते हैं प्रॉफिट कॉन्शियस और नॉन अकाउंटिंग में मीडियम होगा, उतना ज़्यादा नहीं होगा। उसके बाद जहाँ तक बात करते हैं कि मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, प्रॉफिट और नॉन अकाउंटिंग में लिटिल करेंगे, थोड़ा बहुत करेंगे, लेकिन इसमें मैनिपुलेशन ज़्यादा होने का चांसेस है। उसके जहाँ तक बात करते हैं कि सप्लायर के साथ और कलीग के साथ रिलेशनशिप जो होता है वो इन सब में ज़्यादा अच्छा होता है, इन सब में पुअर होता है। तो ये एकदम डिफाइन करके जो है ना वो आपको बातें यहाँ पर बता दी गई है बड़े अच्छे तरीके से। ठीक है, स्टडी मटेरियल जो है ना, आप हमेशा से मैं बोलता हूँ कि ये बेस्ट है, और ये चीज़ जो है ना, जो बातें मैंने आपको बोली है इसको आप एक बार ऑब्जर्व कर लिया होगा आपने, तो फिर देखोगे कि हाँ ये सारी बातें यहाँ पर मैच करेगी और आपको याद रहेगा ये चीज़ें। तो बजट कंस्टेंट स्टाइल, प्रॉफिट कंसिस्टेंट स्टाइल और नॉन अकाउंटिंग स्टाइल, ये सब बातों पर जो है ना थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। अब बात करते हैं बियॉन्ड बजटिंग के बारे में। अगर आपको बोला जाता है बियॉन्ड बजटिंग के बारे में, फिर देखो बियॉन्ड बजटिंग क्या होता है, उस पर शॉर्ट नोट, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, सुटेबिलिटी एंड बेनिफिट ऑफ बियॉन्ड बजटिंग, ये बियॉन्ड बजटिंग का ही सवाल है। स्टेप्स इन्वॉल्व इन बियॉन्ड बजटिंग, ठीक है, स्टेप्स क्या क्या होते हैं बियॉन्ड बजटिंग में इन्वॉल्व हुए, ये सारी बातों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो शॉर्ट नोट्स ऑन बियॉन्ड बजटिंग करने के लिए आता है, तो आप उसको कैसे लिखोगे। अब यहाँ पर स्टडी मटेरियल में आपके बियॉन्ड बजटिंग के बारे में लिखा हुआ है, और यहाँ पर जो है ना वाई गो बियॉन्ड ट्रेडिशनल बजटिंग। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बियॉन्ड बजटिंग, सुटेबिलिटी ऑफ बियॉन्ड बजटिंग, प्रिंसिपल फॉर एडेप्टिव परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, और ये सारी कुछ बातें जो है ना बेनिफिट ऑफ बियॉन्ड बजटिंग मॉडल, इंप्लीमेंटेशन ऑफ बियॉन्ड बजटिंग मॉडल। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें आपको बियॉन्ड बजटिंग के बारे में यहाँ पर देखने को मिलेगी। ट्रेडिशनल बजट मैनेजमेंट मॉडल और बियॉन्ड बजट मैनेजमेंट मॉडल में डिफरेंस, कंक्लूजन ऑफ बजटिंग, ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी, यानी कि ये आपका लास्ट टॉपिक है बियॉन्ड बजटिंग का। अब जरा इसको हम लोग समझते हैं कि बियॉन्ड बजटिंग की कहानी क्या होती है। बियॉन्ड बजटिंग की कहानी क्या होती है, जो ट्रेडिशनल बजटिंग मेथड में आप क्या करते हो कि बजट को बनाते हो और लास्ट में बजट को क्या करते हो, एक बेस की तरह लेते हो और बजट से आप कंपेयर करते हो। ठीक है, पहले तो बजट बनाते हो और बजट से एनी टाइम कंपेयर करते रहते हो कि हम अपने बजट को, टारगेट को अचीव कर पा रहे कि नहीं। लेकिन बियॉन्ड बजटिंग बोलता है कि बजट के तुम ऊपर चले जाओ, बियॉन्ड बजटिंग हो जाओ, साफ साफ बोलता है। यहाँ पर बोलता है कि आपको सबसे पहले करंट ईयर का बजट बनाना है। यहाँ पर भी बजट बनाना जरूरी है, लेकिन उसके बियॉन्ड बजटिंग भी जाना है। तो करंट ईयर में बजट जो होगा वो आप बनाओगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर बजट को एडजस्ट करते हुए, एक्सपेंस बेस, इन्फ्लेशन रेट, कस्टमर डिमांड, मार्केट सिचुएशन, ये सब चीज़ें थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करोगे। यानी कि पहला स्टेप होता है प्रिपेयर बजट। फिर बोलता है कि उसमें कुछ प्लस माइनस करो, प्रिपेयर बजट के बाद प्लस माइनस करो, यानी कि एडजस्टमेंट करो किसके हिसाब से एक्सपेंस जो बढ़ा है, मार्केट सिचुएशन में अंतर आया है, कस्टमर का टेस्ट प्रेफरेंस बढ़ा है। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं कि आपका क्या बोलते हैं इसमें, फिर उसके बाद ये एडजस्टमेंट कर दिया, उससे आपको उसको थोड़ी बातें जो है ना वो पता चल गई, थोड़ी बातें इसमें पता चल गई। तो इसके लिए सबसे पहले आपको बताया जाता है कि लिमिटेशंस क्या होते हैं। ट्रेडिशनल में, पुराने वाले में लिमिटेशंस क्या थे, लेकिन एक बार बियॉन्ड बजटिंग मॉडल को डायरेक्ट जो है ना आप समझो। सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पर जो कंट्रोल होता है वो बॉटम कंट्रोल होता है, यानी कि जिस लेवल की काम हो रही है ना, लोकल कंट्रोल होता है। लोकल, अगर टॉप मैनेजमेंट की बात है तो टॉप मैनेजमेंट कंट्रोल करेगा, ऑपरेटिंग लेवल की बात है तो उसी लेवल पे कंट्रोल होगा, सेंट्रल कंट्रोल नहीं होगा टॉप मैनेजमेंट का। उसके बाद वैल्यू क्रिएशन पर फोकस करता है, वैल्यू क्रिएट करने पर फोकस करता है, जो है ना नंबर पर फोकस नहीं करता है कि इतना प्रॉफिट हुआ, इतना प्रोडक्शन हुआ। उस पर रिसोर्सेज यहाँ पर जो है ना ऑन डिमांड दिया जाएगा, और कोऑर्डिनेशन आपकी जो जरूरत के हिसाब से होगा। आप अगर चाहो तो डायरेक्टली टॉप मैनेजमेंट से भी बात कर सकते हो, नहीं तो फिर आप लोकल मैनेजर से बात करो। ठीक है, मिडिल लेवल पे बात करो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं कि जो गोल होगा ना बियॉन्ड बजटिंग में, वो सिचुएशन के हिसाब से आपका बढ़ते घटते रहेगा, और रिवार्ड भी जो आपको मिलेगा ना वो तुमने पिछला परफॉर्मेंस कैसा किया था उसके हिसाब से तुमको रिवार्ड मिलेगा। तो वैल्यू क्रिएशन पर फोकस, उसके बाद जो है ना लोकल कंट्रोल, उसके बाद जो है ना डायनेमिक कोऑर्डिनेशन यानी कि एडेप्टिव कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। रिसोर्सेज डिमांड पर आपको मिल जाएगा, लगातार प्लानिंग होगा, सिचुएशन के हिसाब से आप गोल जो है ना वो डिसाइड करोगे, और रिलेटिव टारगेट जो है ना यहाँ पर आपको
दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर बियॉन्ड बजटिंग की जरूरत क्यों पड़ी, वो डिटरमाइन होता है लिमिटेशंस पर। किस चीज़ के लिमिटेशंस पर? आपके जो ट्रेडिशनल जो आपका सिस्टम था, ट्रेडिशनल बजटिंग जो होगा उसका लिमिटेशन था, उस पर डिटरमाइन किया जाता है। यानी कि ट्रेडिशनल बजटिंग में बहुत सारे लिमिटेशंस थे। यहाँ पर बोलता है कि आपका क्या क्या लिमिटेशंस थे। जब जब बोलता है कि बजटिंग में, तो बोलता है कि टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉस्टली था, कॉस्टली भी था और टाइम कंज्यूमिंग में था ट्रेडिशनल तुम्हारा। उसके बाद बात करते हैं कि कंस्टेंट रिस्पॉन्सिवनेस एंड फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी और रिस्पॉन्सिवनेस कंस्ट्रेंट्स भी था तुम्हारा। मतलब क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्सिवनेस उतना अच्छा नहीं था, किसी भी एक्शन लेने में इसकी वजह से टाइम लग जाता था। फिर बोलता है बैरियर टू चेंज, कुछ बदलाव करने में बहुत सारे बैरियर थे। फिर बात करते हैं कि आपका बहुत सारे वैल्यू क्रिएशन पर आपका फोकस नहीं था। फिर यहाँ पर बात करते हैं कि आपका पीपल जो होता है वो उसको अंडर इवेलुएट फील किया करवाया जाता था। ये सारे ट्रेडिशनल बजट के लिमिटेशंस थे, लेकिन उस सब को खामियों को दूर करने के लिए आया बियॉन्ड बजटिंग। अब ये बियॉन्ड बजटिंग में क्या क्या होगा, जरा एक बार बड़े ध्यान से चीज़ों को सुनो कि बियॉन्ड बजटिंग में क्या क्या होता है, तब आप इसको बड़े आसानी से इसके मीनिंग लिख सकते हो। यानी कि बोलता है कि कस्टमर को जो आउटकम होता है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन वगैरह, उस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। नॉर्मल बजट में आपका क्या किया जाता था, इंटरनल टारगेट पे फोकस किया जाता था। इंटरनल टारगेट डिटरमाइन करते थे, आप उस पर फोकस करते थे नॉर्मल बजट में। लेकिन यहाँ पर कस्टमर के आउटकम पर फोकस किया जाता था। यहाँ पर बात करते हैं कि आपका किसी इंडिविजुअल को रिस्पॉन्सिबल नहीं किया जाता है। नो इंडिविजुअल इज रिस्पॉन्सिबल, पूरा ऑर्गेनाइजेशन जिम्मेदार है, इज रिस्पॉन्सिबल। कभी भी नहीं बोला जाता है कि कोई भी गलती हो जाए तो किसी एक पर आपको आरोप नहीं लगाया जाता है कि तुम्हारी वजह से हुआ। लेकिन यहां पर बोलता है कॉस्ट सेंटर कंसेप्ट होता है, यानी कि किसी एक मैनेजर को रिस्पॉन्सिबल ठहरा दिया जाता है ट्रेडिशनल बजटिंग सिस्टम में। उसके बाद बात करते हैं कि आपका क्या बोलते हैं, यहाँ पर फोकस किया जाता है विन विन सिचुएशन पर फोकस किया जाता है, विन मार्केट पर फोकस किया जाता है। लेकिन यहाँ पर बोलता है कि आप जो है ना वो विन मार्केट पर फोकस मत करो। यहाँ पर बात करते हैं कि आपका इसका मतलब ये इनका इंटरनल टारगेट है, इंटरनल टारगेट पे है। यहाँ पर कस्टमर के हिसाब से फोकस करने के लिए बोलता है। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं कि आपका फ्रीडम मिलता है किसको, टीम को, टीम को फ्रीडम होता है कि अपने हिसाब से काम करो। ये बियॉन्ड बजटिंग के हिसाब से चलते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि जो आपका वैल्यू एंड जजमेंट जो होता है उसको शेयर किया जाता है, वैल्यू क्रिएशन पर फोकस करता है, वैल्यू क्रिएशन पर, और ये सिर्फ अकाउंटिंग डाटा पे फोकस करता था। ये सारी चीज़ें जो है ना आपको आती है। इसके बाद बात करते हैं कि आप ओपन प्लेटफॉर्म आपको दिया जाता है शेयर करने का इन्फॉर्मेशन को अपने कलीग के साथ कि हाँ मैंने ये आज ये काम किया और इस तरीके से किया। इसका मतलब इसको बोलते हैं आप बियॉन्ड बजटिंग। आपको ये बियॉन्ड बजटिंग पर जाने से बहुत सारे जो है ना फायदे ही फायदे हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं कि आपका एनुअल टारगेट वगैरह सब आपको नहीं दिया जाता है। ये नहीं बोला जाता है कि तुमको जो है ना रिवार्ड नहीं मिलेगा अगर तुम पूरा टारगेट को पूरा नहीं कर पाए। अगर तुम पार्ट टारगेट को भी पूरा कर पाए तो उस हिसाब से तुमको रिवार्ड मिलेगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि आपका प्लानिंग जो होता है यहाँ पर कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, कोई एनुअल लेवल पर एक बार प्लानिंग नहीं की जाती है। ये सारी कुछ पॉइंट जो है ना आपको टारगेट जो है ना बियॉन्ड बजटिंग आते के साथ आपके दिमाग में आनी चाहिए। बियॉन्ड बजटिंग आते के साथ आपके दिमाग में ये सारी कुछ बातें आनी चाहिए। अब जाहिर सी बात है कि बियॉन्ड बजटिंग अगर होगा तो उसका कुछ ना कुछ लिमिटेशंस भी होगा, ऐसे तो नहीं होता है। तो बियॉन्ड बजटिंग अगर होगा तो इसके बारे में मैंने इतनी सारी बात बताई। अब यहाँ पर बात करते हैं कि इसके कुछ लिमिटेशंस भी होंगे, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी होंगे, कुछ बेनिफिट्स भी होंगे। ठीक है, और उसका डिफरेंस हम लोग देखेंगे। और कंक्लूजन ऑन बजटिंग पर, कंक्लूजन ऑन बजटिंग, इस पर हम लोग लास्ट क्वेश्चन हमारा है कि शॉर्ट नोट्स हमको देखना है। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, एक बार लिमिटेशंस की बात कर लेते हैं। लिमिटेशंस क्या क्या होगा बियॉन्ड बजटिंग की, तो आपने अच्छी बातें बता दी। अब मैं आपको बुरी बातें इसकी बताता हूँ। यहाँ पर बोलता है कि ये सिंपली इंक्रीज करता है प्रीवियस बजट टारगेट को। ठीक है, यानी कि आपका एम्प्लॉय सेम है लेकिन उतने ही एम्प्लॉय का टारगेट जो है ना वो हर बार इंक्रीमेंटल अप्रोच से जाता है। इंक्रीमेंटल अप्रोच इनका लिमिटेशन है। मतलब लास्ट में क्या था तुम्हारा उसे थोड़ा और करो। अगर तुमने इस बार 25 यूनिट सेल किया है तो अगली बार 27 सेल करो, 27 सेल किया तो अगली बार बोलता है 30 सेल करो। मतलब इस तरीके का आपको जो है ना मोटिवेट किया जाता है सोचने पे। लेकिन ऐसा है कि एम्प्लॉय का स्ट्रेंथ बढ़ा या कुछ जो है ना वो एक्स्ट्रा फैसिलिटीज बढ़ी, ये सब भी देखना पड़ता है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि ये फोकस करता है एनुअल बजट पे, जिसकी वजह से क्या होता है कि
ईयर एंड पे जो है ना अल्टीमेटली हो सकता है कि आप टारगेट को पूरा नहीं करते हो, यानी कि आपका यहां पर क्या बोला लिमिटेशंस में, एक बार लिमिटेशंस यहां से हम लोग देखते हैं। तो दूसरा लिमिटेशंस होता है बियॉन्ड बजटिंग का आपका, कि लास्ट में आपको पता चलता है, जैसे आपने देखा था ना कि करेक्टिव कंट्रोल जिसको बोलते हैं, जिसको आप क्या आपने क्या बोला था, एक तरह का फीडबैक कंट्रोल, मतलब लास्ट में आपको पता चलता है कि आपने जो है ना वाकई में करना था कुछ और कर दिया कुछ और। ठीक है, ये लास्ट में पता चलता है, ये इसका लिमिटेशंस होता है। फिर बोलता है कि आपका जो नंबर को मैनेज करने पर जो है ना, ये तो आपको फोकस नहीं करता है, वैल्यू एडिशन पर, वैल्यू क्रिएशन पर फोकस करता है, लेकिन वो उतना आसान नहीं होता है। ठीक है, वैल्यू क्रिएशन इज डिफिकल्ट, बिना टारगेट के आपका वैल्यू क्रिएशन भी नहीं होता है, यानी कि आपका यहां पर बोलता है कि बिना टारगेट के वैल्यू क्रिएशन भी नहीं होता है। और रिसोर्सेस एज पर डिमांड अवेलेबल करवाना, रिसोर्सेस एज पर डिमांड अवेलेबल करवाना, ये हर वक्त संभव नहीं हो पाता है। अब हम लोग जहां तक बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बियॉन्ड बजटिंग, बियॉन्ड बजटिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं, तो यानी कि ये बोलता है कि केपीआई इनकॉर्पोरेट करने में, ये आपको दो बातें इनकॉर्पोरेट करके देता है, ये जो आपका इनकॉर्पोरेट करके देता है आपका बियॉन्ड बजटिंग, एक केपीआई नॉलेज प्रोसेसिंग इंडिकेटर, ठीक है, जिसके हिसाब से जो है ना वो कंटिन्यूस प्रोसेस में आपको मदद मिलती है और कुछ हटके आप सोच पाते हो, बियॉन्ड बजटिंग सोच पाते हो। और उसके बाद जहां तक बात करते हैं कि इनकॉर्पोरेट बेंचमार्किंग भी करता है, बेंचमार्किंग भी सेट करता है, ऐसा नहीं कि स्टैंडर्ड जो है ना बेंचमार्किंग आपका सेट नहीं करेगा। फिर यहाँ पर बात करते हैं कि आपका जो मैनेजर का फोकस जो होता है वो फ्यूचर रिजल्ट पर जो है ना आपका डिपेंड करता है, सोच पर डिपेंड करता है उसकी, यानी कि मैनेजर का जो फोकस होता है वो चेंज कर देता है कि फ्यूचर रिजल्ट को इंप्रूव करो, नॉट मेडली कंप्लायंस विद द बजट, और नॉट ओनली कंप्लायंस, इसका कैरेक्टरिस्टिक होता है नॉट ओनली फोकस ऑन कंप्लायंस, कि तुमको ये बोला गया, ये बजट बताया गया, ये काम करो, नॉट ओनली फोकस ऑन कंप्लायंस, केवल कंप्लायंस पे फोकस नहीं करता, फ्यूचर ओरिएंटेड यहाँ पर फोकस किया जाता है। यानी कि आपका जो मैनेजर जो होता है कि डिफाइंड वे में फॉलो करने की जरूरत नहीं, रिस्पॉन्स जो है ना वो करना है एज पर चेंजिंग एनवायरनमेंट, रिस्पॉन्स एज पर इन्वायरमेंट, ये नहीं कि जो बोला गया उसी हिसाब से करो, तुम जाओ वहां पर देखो सिचुएशन के हिसाब से एक्शन लो, डिसीजन को लो। ठीक है, तो रिस्पॉन्स एज पर जो है ना एनवायरनमेंट के हिसाब से। उसके बाद बात करते हैं कि कल्चर एंड इनोवेशन को इंप्रूव करता है, इनोवेशन इंप्रूव करता है, और रिसोर्सेस एलोकेट एज पर नीड, जब चाहिए होता है, जरूरत होता है, वाकई में जरूरत होता है, उसी हिसाब से रिसोर्सेज पहुंचा दिया जाता है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बियॉन्ड बजटिंग होगा क्या क्या, कि ये इनकॉर्पोरेट करता है केपीआई को, इनकॉर्पोरेट करता है बेंचमार्किंग को बजट में। उसके बाद बात करते हैं कि आपका केवल कंप्लाइंस पर फोकस नहीं करता है और मैनेजर को अलाउ करता है कि आप इन्वायरमेंट के हिसाब से चेंज हो सकते हो। फिर बोलता है कि आप इनकरेज करोगे, मतलब कल्चर ऑफ इनोवेशन को इनकरेज करता है, और जब रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है तभी जो है वो उसको एलोकेट करने की बात यहाँ पर की गई है। तो ये एक प्रकार का कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ना वो आप देख सकते हो कि इनकॉर्पोरेट रोलिंग बजट में इनकॉर्पोरेट केपीआई बेंचमार्किंग, फोकस मैनेजर शिफ्ट टू इंप्रूव फ्यूचर रिजल्ट, अलाउ ऑपरेशनल मैनेजमेंट टू रिएक्ट विद द इन्वायरमेंट, इनकरेज कल्चर ऑफ इनोवेशन, मोर टाइमली एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब जहां तक बात करते हैं कि सूटेबिलिटी के बारे में, सूटेबिलिटी बियॉन्ड बजटिंग का, बियॉन्ड बजटिंग किसको सूट करता है, किसको सूट नहीं करता है, ये भी तो सोचना जरूरी है कि बियॉन्ड बजटिंग की सूटेबिलिटी क्या होती है, वो भी तो देखना जरूरी है। तो यहाँ पर कुछ बातें बोली गई कि सूटेबल कब कब होता है। तो सबसे पहले बोला गया कि अगर मान लीजिए कि बजट जो होता है बियॉन्ड बजटिंग सूटेबल होता है जहां पर बिजनेस एनवायरनमेंट आपका लगातार चेंज होते रहता है, मार्केट कंडीशन के हिसाब से बिजनेस एनवायरनमेंट रैपिड चेंज होते रहता है, उस सिचुएशन में यहाँ पर आपको सूटेबल रहता है। दूसरा कि जिस ऑर्गेनाइजेशन को फ्लेक्सिबल टारगेट चलेगा उसके लिए बहुत अच्छा होता है, ये फ्लेक्सिबल टारगेट चलेगा, एज पर सिचुएशन डिमांड जो है वो बढ़ते घटते रहेगा। फिर बात करते हैं कि यहाँ पर ऐसी इंडस्ट्री को सूटेबल होता है जो कि आपका मॉडर्न मैनेजमेंट मेथड वगैरह सब सोचते हैं, जैसे कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट वगैरह सब, जहां पर आप क्या करते हो क्वालिटी वगैरह पर ज्यादा फोकस देते हो, बजट को ही बीट करना आपका टारगेट होता है।
ठीक है, बेहतर बेहतर से बेहतर जाना। या फिर जब बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग करते हो, यानी कि बिजनेस प्रोसेसिंग री इंजीनियरिंग नए प्रोडक्ट के लिए किया जाता है, तो प्रोसेस को री इंजीनियर करते हो, तो उस सिचुएशन में जो आप ये बहुत इंपॉर्टेंट कारगर सुटेबल होता है आपका बियॉन्ड बजटिंग, शुरू में ही लगा डालो आप। और अदर मॉडर्न अप्रोच या फिर स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट वाले लोगों का जो सोच होता है कि मॉडर्न तरीके से वो क्या करते हैं, केवल फाइनेंशियल फैक्टर को नहीं, नॉन फाइनेंशियल फैक्टर पर भी तवज्जो देना चाहते हैं, उनके लिए अच्छा होता है। तो क्या क्या मैंने बताया कि किसको किसको सुटेबल होता है। इंडस्ट्री जहां पर लगातार बदलाव होते रहता है इन्वायरमेंट में, जिनका टारगेट जो होता है वो फ्लेक्सिबल हो पाएगा उनके लिए, और जो इंडस्ट्री जो होता है मॉडर्न अप्रोच टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट जैसे फॉलो करते रहते हैं। ठीक है, तो यानी कि उनका मकसद ही होता है बीट बजट टारगेट। उसके बाद बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग करने वाले को भी ये आपका मददगार साबित होता है। ठीक है, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग यानी कि प्रोसेस में आप रेडिकल चेंजेस वगैरह सब करना चाहते हो, उसके बाद लगातार इंप्रूवमेंट करना आपका की होता है, वहां पर जो है ना वो आपका अच्छा होता है। ठीक है, और उसके बाद फिर अदर मॉडर्न अप्रोच होता है। यहाँ पर बोलता है कि जो आपका रेडिकल चेंज जो होता है, बजट आपको हार्ड होता है किसी किसी सर्कमस्टांसेस में, किसी किसी को बजट को अचीव करना। ठीक है, तो उस सिचुएशन में आपके लिए बियॉन्ड बजटिंग जो है ना आपके लिए बहुत सूटेबल है, ऐसा करके बताया गया सुटेबिलिटी में। उसके बाद बात करते हैं बेनिफिट ऑफ बियॉन्ड बजटिंग की। तो कुछ खास बेनिफिट होता है बियॉन्ड बजटिंग का कि ये आपका बियॉन्ड बजटिंग आपका मैनेजर को आपको कोऑर्डिनेशन देता है, यानी कि कोऑर्डिनेशन मिलता है कंपटीशन को बीट करने के लिए, कंपटीशन के लिए को बीट करने के लिए कोऑर्डिनेशन मिलता है। यानी कि यहाँ पर बोलता है कि इंटरनल राइवलरी जो होता है ना, एक दूसरे के राइवल नहीं होते हैं लोग, दूसरे को मदद करते हैं, एक टीम की तरह कोऑर्डिनेशन बना हुआ रहता है। यहाँ पर बोलता है कि आपको मोटिवेट किया जाता है इंडिविजुअल को, किसकी तरह उसको रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी बताकर उसको मोटिवेट किया जाता है। तो मोटिवेशन भी आपका बियॉन्ड बजटिंग का खासियत है, क्योंकि यहाँ पर टारगेट के पीछे भागना नहीं होता है। यहाँ पर होता है कि जो अपना जो टारगेट है उसको बीट करना, जो पिछला टारगेट था तुम्हारा उसे बेटर करके दिखाओ, बस दैट्स इट, तुम्हारा काम हो गया। यानी कि एम्प्लॉय के बीच में आपका बेटर रिलेशनशिप होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की डेलीगेशन होती है। ठीक है, बेटर रिलेशनशिप होता है। रिवार्ड यहाँ पर देने का जो कल्चर होता है, रिवार्ड बोलता है कि टीम बेस्ड रिवार्ड दो, कि हाँ ये टीम ने बहुत अच्छा करके दिखाया, ऐसा करके बोलता है। टीम बेस्ड रिवार्ड सिस्टम जो है यहाँ पर फॉलो किया जाता है। फिर बात करते हैं कि आपका जो जस्ट मीटिंग टारगेट से जो फोकस होता था ना टारगेट को मीट करने का, उसको लास्ट टारगेट को बीट करने का ही केवल आपका फोकस होता है। और उसके बाद जो होता है कस्टमर ओरिएंटेड टीम यहाँ पर तैयार किया जाता है। तो बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, जहाँ पर स्टडी मटेरियल में भी आप देख सकते हो कि बियॉन्ड बजटिंग जो होता है वो कोऑर्डिनेशन में काम करने के लिए, अपने कंपटीशन जो आपका कंपटीशन को बीट करने के लिए मददगार साबित होता है। जो लोगों के बीच में इंटरनल दुश्मनी थी उसको हटाता है। यहाँ पर बोलता है कि इंडिविजुअल को मोटिवेट किया जाता है कि तुम क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड चैलेंजेस को पूरा कर सको। यहाँ पर बोलता है कि आपका रिवार्ड टीम बेस्ड दिया जाता है, अथॉरिटी को डेलीगेट की जाती है ताकि जो है ना सब मिलकर काम कर सके बतौर टीम की तरह। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं कि मैनेजर को अपने बजट तक ही लिमिट नहीं किया जाता है, बल्कि उनको बोला जाता है कि तुम अपने लास्ट बजट को खुद ही बीट करो, लास्ट टारगेट को जो तुमने अचीव किया था उसी को टारगेट करो, खुद को हराओ, दूसरे से तुम्हारा कंपटीशन नहीं है। उसके बाद बोलता है कि आपका कस्टमर ओरिएंटेड टीम यहाँ पर बना दिया जाता है, अच्छा इंफॉर्मेशन सिस्टम जो कि अच्छा कोऑर्डिनेशन करेगा विद इन ऑर्गेनाइजेशन, वो आपको बना के दिया जाता है। तो ये बेनिफिट ऑफ बियॉन्ड बजटिंग होता है। ठीक है, ये बातें हम लोगों ने जानी। अब हम लोग अगला जो सवाल देखेंगे वो सवाल आता है आपका स्टेप्स इन्वॉल्व इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बियॉन्ड बजटिंग। बियॉन्ड बजटिंग को इम्प्लीमेंट करने के क्या क्या स्टेप्स होते हैं। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि आपका बेनिफिट हम लोगों ने देख लिया, अब यहाँ पर बात करते हैं कि आपका स्टेप्स क्या क्या होते हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बियॉन्ड बजटिंग। बियॉन्ड बजटिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपके क्या क्या स्टेप्स होते हैं उसकी। अब यहाँ पर आप देखते हो कि सबसे पहले आपको अपना विजन क्रिएट करना रहता है, विजन डिसाइड करना रहता है। आपका विजन क्या है, टीबी से बीबी पर शिफ्ट हो जाना। यानी कि आपने देखा क्या यहाँ पर, टी फॉर मतलब ट्रेडिशनल बजटिंग और बी फॉर बियॉन्ड बजटिंग। तो ट्रेडिशनल बजटिंग से लेकर बियॉन्ड बजटिंग पर शिफ्ट हो जाना, इसका विजन पहले तो सोचो। लेकिन लिखो, आपको एक और 7वां नंबर पॉइंट पे आपको मिलेगा बिहेवियरल एस्पेक्ट, कि आप जो बियॉन्ड बजटिंग पे जा रहे हो उस पे लोग कैसा बिहेव करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन के लोग कैसा बिहेव करेंगे, कैसा एम्प्लॉय का रिएक्शन होगा वो भी देखो। और आपने विजन क्रिएट कर लिया, मान लीजिए आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, तो टॉप मैनेजमेंट को तो साबित भी करना पड़ेगा कि हमने जो सोचा अच्छा सोचा है, यानी कि कन्विंस करना है आपको टॉप मैनेजमेंट का। ये स्टेप नंबर
2 होता है। स्टेप नंबर 3 होता है कि आप टॉप मैनेजमेंट का जो है रेडी हो गए, तो रेडी टू स्टार्ट, आपको क्या बनना है, एक फ्रेमवर्क बनाना है जिससे आप तैयार हो आप स्टार्ट करने के लिए। ये स्टेप नंबर 3 होता है आपका बियॉन्ड बजटिंग लगाने का, कि रेडी टू स्टार्ट हो गए। पहले आपने एक विजन क्रिएट किया, फिर टॉप मैनेजमेंट को राजी किया, ठीक है। तो पहले आपने सोचा, मान लीजिए कुछ, कि आप लोग फुल फैमिली को घूमने जाना है। उसके बाद जो गार्जियन है उसका कमिटमेंट ले लिया। उसके बाद फिर क्या किया आपने, जो है ना, ये फ्रेमवर्क बनाया कि कहाँ से जाएंगे, प्लेन कहाँ से पकड़ेंगे, ट्रेन किधर से देने का है, बस से जाना पड़ेगा कहाँ तक। तो ये सारी चीजें जो है ना आपने एक फ्रेमवर्क डिजाइन किया। तो सेम लाइक दैट यहाँ पर भी प्रोसेस धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है। अब अपने फ्रेमवर्क जो है ना वो क्या बोलते हैं, सोच लिया। अब यहाँ पर बात करते हैं कि न्यू प्रोसेस डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट, यानी कि अब टिकट विकेट बुकिंग करने की बारी होती है, तो अकॉर्डिंगली प्लान डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट करना है। उसके बाद ट्रेन एंड एजुकेट करना है लोगों को, यानी कि यहाँ वहां पर जाने के बाद ठंड मिलेगी, तुमको ये करना है वो करना है, वहां का वटेवर जो भी रूल है वो बताना है, यानी कि ट्रेन एंड एजुकेट करना है लोगों को, ठीक है। तो ये अपने लाइफ से आप उसको कोरिलेट कर सकते हो कि बियॉन्ड बजटिंग को कैसे जो है ना इंप्लीमेंट कर सकते हो। उसके बाद बात करते हैं कि रोल और फाइनेंस जो होता है वो आपको रीथिंक करना है, दोबारा से सोचना है कि फाइनेंस का रोल क्या पड़ेगा, क्योंकि कहीं ऐसा तो नहीं है कि पैसों की वजह से कमियां आ जाएंगी और बीच में ही आपका प्लान रोकना पड़ेगा, सबको वापस आना पड़ेगा, ठीक है। ये बात भी जो है ना रोल ऑफ फाइनेंस के बारे में भी रीथिंक करना जरूरी होता है। उसके बाद 7वां नंबर पॉइंट जो मैंने आपको बोला था कि आप जो ट्रेडिशनल बजटिंग से बियॉन्ड बजटिंग पे जा रहे हो ना, तो क्या बिहेवियर चेंज होगा, यानी कि नए प्रोसेस पे क्या फोकस होगा, नॉन कंप्लाइंस पे क्या फोकस होगा, वो सब चीजें देखनी है। उसके बाद बात करते हैं कि इवेल्युएट बेनिफिट, आपको लास्ट में बेनिफिट भी इवेल्युएट फिर से करना पड़ेगा कि आपको बियॉन्ड बजटिंग लगाने के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो कई सारे स्टेप्स आपने देखे, जिसमें देखा सबसे पहले यहाँ पर क्या बोलते हैं, टीबी से बीबी पर शिफ्ट हो जाना, यानी कि ट्रेडिशनल बजट से बियॉन्ड बजटिंग पे शिफ्ट हो जाना, ठीक है, ये बात आपने देखा। उसके बाद देखा टॉप मैनेजमेंट का कमिटमेंट, यानी कि आपको दूसरा स्टेप्स क्या करना पड़ेगा, टॉप मैनेजमेंट का कमिटमेंट लेना पड़ेगा, बिना टॉप मैनेजमेंट का कमिटमेंट के नहीं होगा, यानी कि कन्विंस करना पड़ेगा आपको बोर्ड को। उसके बाद एक फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा, यानी कि रेडी टू स्टार्ट है। उसके बाद फिर बात करते हैं कि ये कमिटमेंट से ही काम नहीं चलेगा, उसके बाद कहानी और धीरे धीरे करके अब आगे बढ़ जाएगी। आप न्यू प्रोसेस को डिजाइन एंड इंप्लीमेंट करोगे, न्यू प्रोसेस को डिजाइन एंड इंप्लीमेंट करोगे। उसके बाद लोगों को ट्रेन एंड एजुकेट करोगे, रोल ऑफ फाइनेंस को वापस से जो है ना सोचोगे। उसके बाद फिर यहाँ तक बात करते हैं कि रीथिंक फाइनेंशियल रोल के बाद बिहेवियर एस्पेक्ट देखोगे कि नए प्रोसेस जो होता है वो उसका बिहेवियर क्या होगा, ये आपको शुरू में ही देखना है एम्प्लॉय का। उसके बाद इवेलुएट द बेनिफिट, और उसके बाद जो है ना कंसोलिडेटेड गेन पर आप एक रिपोर्ट तैयार करके बताओगे कि हाँ ये सारे जो है ना कुछ प्रकार के बेनिफिट्स होते हैं। तो इस तरीके से आपको देखना। अगला जो हमारा क्वेश्चन आता है वो क्या होता है, जो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल बजट मैनेजमेंट एंड बिहेवियर बजट मैनेजमेंट प्रोसेस, इसमें डिफरेंस क्या होता है आखिरकार, ये हम लोग देखेंगे। सबसे पहले जो ट्रेडिशनल बजटिंग होता है, यहाँ पर बात करते हैं कि ये इफेक्टिव होता है किस चीज़ के लिए, ट्रेडिशनल बजटिंग आपका जो आपका फाइनेंशियल कैपिटल एंड रिसोर्सेस होता है ना, उसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन देता है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन देता है। ट्रेडिशनल में आप बजट बनाते थे ना, आपका रिसोर्सेस के हिसाब से बनाते थे, आपके पास जो अवेलेबल रिसोर्सेस है उसमें देखते थे कि बियॉन्ड अवेलेबल रिसोर्सेज में देखते थे कि इसका ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन कैसे किया जाता है, उसकी वजह से आप रैंकिंग वगैरह जो भी करते हो। उसके बाद जहाँ तक बात करते हैं कि आपका इंक्रीमेंटल टारगेट को अचीव करने पर इंसेंटिव जो था फिक्स था, इंक्रीमेंटल टारगेट था और इंसेंटिव फिक्स था। टारगेट सोचने का तरीका इसमें अलग होता है, रिवार्ड का तरीका भी इसमें क्या होता है वो अलग होता है, पहले से फिक्स रहता है, टारगेट भी पहले से फिक्स रहता है, ठीक है। इसमें जो प्लान आप बनाते हो एनुअल प्लान बनाते हो, फिक्स्ड एनुअल प्लान बनाते हो, ठीक है। ट्रेडिशनल बजटिंग की बात हम लोग कर रहे हैं, फिक्स एनुअल प्लान्स बनाते हो। यहाँ पर बात करते हैं कि जो वेरिएंस निकालना और वेरिएंस के हिसाब से डिसीजन लेना वो आपका नॉर्मल काम होता है। रिसोर्सेज जो होता है यहाँ पर के हिसाब से आप जो प्लान बना रहे हो तो रिसोर्सेज जो होता है ना आपके पास प्री एलोकेट कर देते हो, प्री एलोकेट करते हो, ऑन डिमांड नहीं देते हो। तो ये एक लिमिटेशंस भी था उसका बियॉन्ड बजटिंग का, क्योंकि प्री डिमांड आपको कैसे दिया जा सकता है, जिस हिसाब से आपको डिमांड करोगे वैसे वैसे देने लगेंगे तो फिर समस्याएं आ सकती है। उसके बाद यहाँ पर जो है ना सेंट्रल कोऑर्डिनेशन होता है, रिसोर्सेज पे सेंट्रल कोऑर्डिनेशन होता है, मतलब टॉप मैनेजमेंट ये देखते हैं। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में यहाँ पर सेंट्रल कंट्रोल होता था, सेंट्रल कंट्रोल। और तो स्टडी मेटल से भी मैं एक बार दिखाऊंगा, पहले हम लोग बियॉन्ड बजटिंग और इसमें डिफरेंस समझ लेते हैं, ठीक है। उसके जहां तक बात करते हैं कि हम लोग यहाँ पर बात करते हैं बियॉन्ड बजटिंग के बारे में, तो यानी कि बात करते हैं कि आपका बियॉन्ड डिग्री ऑफ एंटरप्राइज जो आपका एडेप्टेबिलिटी होता है। तो चलो हम लोग एक बार यहाँ पर देख लेते हैं कि ये चीज क्या क्या बोलता है ट्रेडिशनल बजटिंग, उसके बाद ही हम लोग जो बियॉन्ड बजटिंग की चर्चा करेंगे।
यहाँ पर बोला गया है कि टारगेट एंड रिवार्ड इंक्रीमेंटल होता है, इंक्रीमेंटल टारगेट और इंसेंटिव फिक्स्ड होता है। प्लानिंग जो होता है एनुअल प्लान बनाया जाता है और वेरिएंस के हिसाब से आप कंट्रोल करते हो। रिसोर्सेज पहले से एलोकेट होता है, उसका सेंट्रल कोऑर्डिनेशन होता है। ऑर्गेनाइजेशन का जो कंट्रोल होता है वो टॉप मैनेजमेंट के बाद सेंट्रल कंट्रोल होता है, ठीक है। और नंबर मैनेज करने में यानी कि अकाउंटिंग डाटा पर इसमें जो है ना ज़्यादा फोकस किया जाता है, ठीक है। इतनी सारी बातें बताई गई है। उसके जहाँ तक बात करते हैं कि बियॉन्ड बजटिंग में जो आपका ऑब्जेक्टिव होता है वो बोलता है कि आपका जो यहाँ पर बियॉन्ड बजटिंग में क्या क्या करते हैं, अडेप्टेबिलिटी पर काफी फोकस करते हैं, अडेप्टिव पर काफी फोकस करते हैं। चेंजिंग वातावरण के हिसाब से आप अडेप्टिव करने पर ज्यादा फोकस करते हो। टारगेट जो होता है ना उनको ऐसा नहीं दिया जाता है, वो बोला स्ट्रेचेबल दिया जाता है, ठीक है। रिलेटिव टारगेट के हिसाब से अवार्ड दिया जाता है। तो टारगेट जो है इनका देने का तरीका, अवार्ड देने का तरीका दोनों ट्रेडिशनल से अलग होता है। टारगेट जो है इनका फ्लैक्सिबल होता है, ठीक है। अपने ही चीजों को बीट करना, जितना तुमने किया था उससे थोड़ा और बेटर करो, थोड़ा और ज्यादा करो, ठीक है। तो ये चीज होता है। उसके जहां तक बात करते हैं प्लानिंग एंड कंट्रोल में, यहाँ पर लगातार प्लानिंग किया जाता है और यहाँ पर एक बार में आप प्लानिंग करते थे। रिसोर्सेज को यहाँ पर ऑन डिमांड दिया जाता है, लेकिन वहां पर क्या करते थे आप, रिसोर्सेज को ऑन डिमांड मतलब नहीं देते थे। वहां पर प्री एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज करते थे जिसपे सेंट्रल मैनेजमेंट का कंट्रोल होता था, ठीक है। और ऑर्गेनाइजेशन जो है ना सेंट्रल कंट्रोल यहाँ पर था ना, वहां पर जो है ना लोकल कंट्रोल होता है, लोकल कंट्रोल होता है। यहाँ पर वैल्यू क्रिएशन जो है ना उस पर फोकस किया जाता है बियॉन्ड बजटिंग में। एक एक चीजों को अगर आप कंपेयर करके सोचोगे ना, ट्रेडिशनल में हम लोगों ने सबसे पहले क्या देखा था, जो ट्रेडिशनल में हम लोगों ने देखा था कि एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस ही आपका ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है, कि जितना रिसोर्सेस है उसमें ऑप्टिमल यूटिलाइज करना। लेकिन यहाँ पर हम लोगों का रिसोर्सेस पर ऑब्जेक्टिव नहीं होता, यहाँ पर होता है कि सिचुएशन के हिसाब से मूव करना, आगे बढ़े चलो। उसके बाद टारगेट जो होता है, टारगेट यहाँ पर इंक्रीमेंटल टारगेट होता है और रिवार्ड फिक्स्ड होता है। लेकिन आपका बियॉन्ड बजटिंग में टारगेट स्ट्रेचेबल होता है और उसी के हिसाब से रिवार्ड जो होता है वो डिसाइड किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं प्लानिंग एंड कंट्रोल के बारे में। तो आपका ट्रेडिशनल में जो है ना प्लानिंग एंड कंट्रोल फिक्स एनुअल प्लान होता है, लेकिन बियॉन्ड बजटिंग में क्या होता है आपका, बियॉन्ड बजटिंग में आपका कंटिन्यूस प्लानिंग किया जाता है। जहां तक बात करते हैं टारगेट में जो वेरिएंस बेस्ड कंट्रोल होता है, लेकिन आपका बियॉन्ड बजटिंग में जो आपका केपीआई नॉलेज प्रोसेसिंग इंडिकेटर वगैरह सबके हिसाब से जो होता है वो डिटरमाइन किया जाता है कि आप सही जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो। यहाँ पर बोलता है कि रिसोर्सेज का प्री एलोकेशन किया जाता है जिसका सेंट्रल कंट्रोल होगा, लेकिन जो बियॉन्ड बजटिंग होता है वो सेंट्रल कंट्रोल नहीं होगा, रिसोर्सेज का प्री एलोकेशन नहीं किया जाता, जबकि ऑन डिमांड दिया जाता है। तो ये सारी चीजें कुछ यहाँ पर हम लोगों ने बातें देखी। अब यहाँ पर देखते हैं कि आपका क्या होता है कि जो क्या बोलते हैं उसको, ट्रेडिशनल बजटिंग में यहाँ पर इंक्रीमेंटल टारगेट बोला जाता है, लेकिन यहाँ पर बोला जाता है फ्लेक्सिबल गोल होता है, यहाँ पर फिक्स इंसेंटिव होता है। और बियॉन्ड बजटिंग में क्या होता है कि टारगेट के हिसाब से आपका इंसेंटिव बदलता है। यहाँ पर ट्रेडिशनल में क्या होता है, एनुअल प्लान होता है फिक्स्ड, और यहाँ पर कंटिन्यूस प्लानिंग होता है। यहाँ पर ट्रेडिशनल में वेरिएंस कंट्रोल के हिसाब से आप सक्सेस को डिटरमाइन करते हो, लेकिन यहाँ पर नॉलेज प्रोसेसिंग इंडिकेटर या रोल फोरकास्टिंग से डिटरमाइन करते हो। रिसोर्सेस एंड कोऑर्डिनेशन में प्री एलोकेशन रिसोर्सेस यहाँ देखा जाता है, यहाँ पर रिसोर्सेस ऑन डिमांड दिया जाता है। रिसोर्सेस का जो है ना ट्रेडिशनल में सेंट्रल कोऑर्डिनेशन होता है, और उसके बाद जो है ना आपका बियॉन्ड बजटिंग में सेंट्रल कोऑर्डिनेशन नहीं होता है, यहाँ पर आपका ऑन डिमांड यानी कि एडेप्टिव कोऑर्डिनेशन होता है। ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल जो होता है वो ट्रेडिशनल में सेंट्रल कंट्रोल होता है, लेकिन आपका बियॉन्ड बजटिंग में लोकल कंट्रोल होता है। उसके बाद करते हैं कि आपका ट्रेडिशनल वाला जो होता है मैनेजिंग नंबर पर फोकस करता है, और यहाँ पर बियॉन्ड बजटिंग आपका किस चीज़ पर फोकस करता है, तो ये फोकस करता है आपका वैल्यू क्रिएशन पर। इस तरीके से हम लोगों ने बहुत सारी बातें जानी। अब यहाँ पर लास्ट में जो है ना आपका अगला टॉपिक बनता है कंक्लूजन ऑन बजटिंग। कंक्लूजन ऑन बजटिंग अगर आपसे पूछा जाता है शॉर्ट नोट्स, तो यानी कि आप यहाँ पर क्या करते हो, कंक्लूजन ऑन बजटिंग में बजट जो होता है वो आपका क्या बोलते हैं, तो स्टडी मेटेरियल के हिसाब से आप देख लो कि मेन पॉइंट क्या क्या हो सकते हैं। तो आपको टॉप डाउन अप्रोच से पार्टिसिपेटिव अप्रोच पर फोकस करना। कंक्लूजन ऑफ बजट क्या कर सकते हो कि आप टॉप डाउन अप्रोच से बेटर है पार्टिसिपेटिव अप्रोच पे जाना, इंप्रूवमेंट पर फोकस करना, और फॉरकास्ट जरूरी होता है, फॉरकास्ट जो होता है वो जरूरी होता है। ये सारी कुछ बातें यहाँ पर मिलेगी। बजट जो होता है वो आपका क्या बोलते हैं उसको, एब्सोल्यूट होने से पहले वो जो है ना मतलब क्या बोलते हैं उसको, ऊपर की ओर बढ़ना चाहिए। मतलब बजट आपको बेहतर ले जाना चाहिए, ऑब्सोल्यूट नहीं होना चाहिए। बजट कभी भी ऑब्सोल्यूट नहीं होना चाहिए। वो क्या होता है, उभरता हुआ होना चाहिए बजट, यानी कि आपका ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी पर वो डिपेंड करता है। फिर बोलता है कि फॉरकास्टिंग जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, यानी कि फॉरकास्टिंग आपका फ्यूचर टारगेट पर फॉरकास्टिंग आपको करना होता है।
बेस्ड ऑन फ्यूचर टारगेट फॉरकास्टिंग आपको करना पड़ता है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि दूसरा बोलता है कि इम्प्रूवमेंट पर फोकस करना, यानी कि आपका जो है कंक्लूजन बजटिंग आप ये कर सकते हो कि आपका बजट जो है वो इम्प्रूवमेंट पर फोकस करे, ठीक है, इम्प्रूवमेंट पर फोकस करे। फिर बोलता है कि पार्टिसिपेटिव अप्रोच पर शिफ्ट करना, पार्टिसिपेटिव अप्रोच पर शिफ्ट करना, ठीक है, बॉटम अप जो एक्सरसाइज होता है वो उतना अच्छा नहीं होता है, ये आप कंक्लूड कर सकते हो। फिर बोलते हैं कि आपका बजट हैज चेंज हैज बिन नाइदर ड्रामेटिक और रेडिकल, यानी कि इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट करना है आपको, ड्रामेटिकल और रेडिकल चेंज नहीं करना है। यानी कि बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग को ये इतना अच्छा समझता नहीं है जिसमें ड्रामेटिक और रेडिकल चेंज होता है। यहाँ पर बोलता है कि बेटर है कि धीरे धीरे करके इंप्रूव करो। ये सब आप कंक्लूजन कर सकते हो बजटिंग पे, यानी कि आपका बजट कभी भी ऑब्सोल्यूट होने लायक नहीं होना चाहिए, बल्कि वो उभरता हुआ होना चाहिए, ठीक है, उभरते सितारे की तरह बढ़ना चाहिए, वो एब्सोल्यूट होने लायक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जहाँ तक बात करते हैं कि टॉप डाउन अप्रोच से ज़्यादा पार्टिसिपेटिव अप्रोच बेटर है। उसके बाद बात करते हैं कि लेवल ऑफ इम्प्रूवमेंट, ये बात करते हैं कि आपका जो कंक्लूजन आपका इम्प्रूवमेंट पर फोकस करना चाहिए। ड्रामेटिकल और रेडिकल चेंज से अच्छा है धीरे धीरे करके इंप्रूवमेंट करो इंक्रीमेंटल बेसिस पर। और लास्ट कंक्लूजन आप कर सकते हो कि फॉरकास्टिंग जो है ना इनफैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन फ्यूचर टारगेट पर बेस्ड होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर जो थ्योरी का पोर्शन था वो कंप्लीट किया। अब हम लोग यहाँ पर जो है समरी का जो आपका जो ये डिटेल दिया गया है क्वेश्चन आंसर के बारे में हम लोगों ने देखा, प्रैक्टिकल और समरी हमारा बाकी है, वो हम आगे क्लास में अकॉर्डिंगली करेंगे।